जी सलाम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीएस। इस वीक में मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने ऑलमोस्ट तकरीबन 1.13% पे अपनी वीकली क्लोजिंग दी है। और ये जो मार्केट है इस टाइम पे वेट कर रही थी हमारा बजट का। आज के दिन जिस दिन हम ये रिकॉर्ड करें, अभी बजट की स्पीच जो है अगेन हमारे मिनिस्टर ने खत्म की है। और ओवरऑल सबसे पहले तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सैलरीड क्लासेस। आप लोगों के ऊपर जो है टैक्सेस काफी हद तक कम हो गए। हमारे पर्सपेक्टिव से थोड़ा देखा जाए तो हम थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के ऊपर ज्यादा देख रहे होते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ओवरऑल बजट मेरे ख्याल से तो काफी हद तक अच्छा था। काफी ज्यादा टैक्स के रिलीफ्स भी दिए हैं। एक्सपोर्ट वाले जो आपके सेक्टर्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत रिलीफ भी है। अगेन अभी हमारी कोई आधा पौना घंटा पहले जो है ये बजट खत्म हुआ है। हमने अपने एंड पे सरमाया के ऊपर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो की हुई थी, अगेन इसको यूट्यूब पे भी आप लोग देख रहे होंगे। और साथ में हमने एक ब्लॉग के ऊपर सारी डिटेल भी शेयर की हुई थी। ये मैं आगे आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर आपने उसको दोबारा देखना है कि रिटर्न फॉर्मेट में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, तो अगेन आप उस ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत जितनी भी अभी तक मुझे न्यूज मिली है, हमने थोड़ा बहुत इसको कंपाइल किया, तो वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ओवरऑल बजट इज गुड। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को थोड़ा सा देखा जाए, वहां पे आप लोग देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी हाइप है कि इस टाइम पे जो आपका स्पेस एक्स का आईपीओ होने वाला है वो भी आज फ्राइडे के दिन फाइनल होना है। उसके साथ जो है एंथ्रोपिक के आपके आईपीओ होने हैं। सो बहुत बड़े बड़े आईपीओ आगे होने वाले हैं। उसकी वजह से जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाइप पहले से क्रिएट करते हैं कि आईपीओ के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये ज्यादा से ज्यादा पैसा रेस करें। सो मुझे वहां पे भी लग रहा है कि आपकी स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा अच्छा ही रखा जाएगा। इस वीक के अंदर जो आपका पीपीआई का डाटा आया है, सीपीआई का डाटा पहले आया, इन्फ्लेशन का डाटा आया, वो थोड़ा सा ऊपर आया था, लेकिन जितना था फोरकास्ट के मुताबिक आया। जो नेक्स्ट डे था वो आपका पीपीआई का डाटा थोड़ा सा नीचे आया। उसकी वजह से आप देखें नैस्डैक बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। आज के दिन उसका इफेक्ट जो है एशियन इंडेक्स के ऊपर भी बहुत जबरदस्त आया। ठीक है, अच्छा, फॉर ऑल दोस पीपल जो कि पहली दफा हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को एक डेवलपमेंट्स कुछ नजर आ रही होंगी बुल्स एंड बीयर्स फॉर्मेट के ऊपर हम किस तरीके से इसको लेकर चलते हैं। सो सबसे पहले जैसे टॉप डेवलपमेंट्स मैं अपने एंड पे कवर करता हूँ, ये मैंने आपको टॉप डेवलपमेंट्स बताई। तो उसके बाद मार्केट रीकैप एंड स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस, जो भी हमारे स्क्रिप्ट्स होती हैं टॉप की जो हमने आप लोगों को सजेस्ट किए होते हैं वो फराज अपने एंड पे कवर कर रहे होते हैं। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स मैं अपने एंड पे कवर करता हूँ। फिर टॉप स्क्रिप्ट्स ऑफ द वीक हमारी इस वीक में जो भी होती हैं टेक्निकली फराज कवर करते हैं, फंडामेंटली मैं कवर करता हूँ। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट चल रही है जिसमें आपका गोल्ड आ गया या फॉरेक्स आ गई, जितनी भी आपकी कोई अपॉर्चुनिटी वहां पे बनती है वो भी अगेन मैं फंडामेंटली कवर करता हूँ और फराज जो है टेक्निकली कवर करते हैं। लास्ट जो हमारा क्रिप्टो सेगमेंट होता है तो उसके अंदर जो है वो सलमान फंडामेंटली उसको कवर कर रहे होते हैं और फराज अपने टेक्निकली कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये करते हैं कि पहले फराज की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट रिकैप वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद जो बजट में जितनी भी अभी तक अनाउंसमेंट्स हुई हैं थोड़ा सा हमने उसको कंपाइल किया, वो भी फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। चलें, जी फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू। जी हमार अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। हाइलाइट्स देख लेते हैं कुछ जो हमने रीसेंट टाइम्स में कॉल्स दी हैं उनका रिव्यू कर लेते हैं। बैंक ऑफ पंजाब सजेस्ट किया था ये 33-32 के जोन में आए तो बाय कीजिएगा। एग्जैक्टली वहीं पर आया, उसकी जोन को टेस्ट करने के बाद ये बढ़ा है 34.50। ये कॉल स्टिल इंटैक्ट है फॉर द टारगेट्स जो हमने पहले बताए हुए हैं और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। उसके बाद ये हमारी स्टार परफॉर्मर रही GHNI। लास्ट एपिसोड से यहाँ पे कहीं सजेस्ट किया हुआ था 882 पे। स्टिल इसके टारगेट्स इंटैक्ट हैं, बट ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए 936 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। JVDC हमने कुछ अर्सा पहले बताया था 133 पे के बाय कीजिएगा, अराउंड 128 के करीब एग्जैक्टली वहीं पर आया है 128, एंड देन बाउंस करते हुए हमारे जो सेकंड टारगेट थे 153 उसको जाके हिट किया। PTC 55 के करीब ट्रेड कर रहा था, हमने सजेस्ट किया था कि 51 के करीब इसको बाय कीजिएगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 68। बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इसकी, एग्जैक्टली हमारे बाइंग जोन पे आया और एग्जैक्टली उसी टारगेट पे जो सजेस्ट किया था वहीं पर ही सेलिंग आई है और उसके बाद उसने वो हाई प्रिंट करने के बाद ये नीचे आ गया। होंडा कार भी इसी तरीके से बताया था, यहाँ कहीं 225 पे ट्रेड कर रहा था, 205 208 पे सजेस्ट किया था बाय कीजिएगा और ये 270s 80s के टारगेट्स को जाके हिट करेगा और एग्जैक्टली इसने भी वैसे ही किया। बाकी जो लास्ट एपिसोड से मेपल लीफ सीमेंट और सुई साउथ की कॉल्स हैं वो इंटैक्ट हैं। जो हमारी फॉरेक्स की ट्रेड थी न्यूजीलैंड कैड की, उसका एसएल हिट हो गया था, नैस का भी और गोल्ड का भी। उसको भी देखेंगे, आज हम रिव्यू करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड उस पर क्या लग रहा है। ओवरऑल जो PSX की जितनी भी हमारी कॉल्स चल रही थी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके गई हैं। बाकी कॉल्स जिनके SL और TP नहीं हिट हुए वो स्टिल इंटैक्ट हैं। जी हमारा परफेक्ट हो गया। चलें, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जो बजट है उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ही मैं आपको बताता चलूं जो हमारी ट्रेनिंग्स की रजिस्ट्रेशन जो है हमारी 30th इज द लास्ट डे। थोड़े से स्पॉट्स हमारे पास रह गए हैं, तो अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं किसी भी ट्रेनिंग के ऊपर, यू कैन गो फॉर इट। और सरमाया की वेबसाइट के ऊपर ट्रेनिंग टैब पे जाके आप
उसको रजिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बजट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये पिक्चर भी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है, लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग इसको थोड़ा सा रिटर्न फॉर्मेट में देखना चाह रहे हैं तो ये एक आप लोगों को ऊपर नजर आ रहा होगा लिंक, ये अगेन हम बुलजन बेस के नीचे आप लोगों के साथ लिंक शेयर भी कर देंगे। जितना भी हमारी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप देखें कि रियल टाइम पे ऊपर हम इसको अपडेट भी कर रहे थे, जैसे देखें SIFC के ऊपर जो भी हमारा बजट आया वो चीज यहाँ पे शेयर की हुई है। डेब्ट टू GDP हमारा कितना था, कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे अगेन देखें डिक्रीज हुआ है, विच इज अ गुड साइन फॉर अस। सो यहाँ पे नजर आ रहा है मिनिमम वेज इंक्रीमेंट वो बढ़ाई कितनी, इनकम टैक्स स्लैब जो है ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट हमें हो गया है कि अगर आप देखें कि इनकम टैक्स जो है अब पहले ज्यादा था थोड़ा सा, अब थोड़ा सा इन्होंने जो है वो कम वाली साइड पे कर दिया। 70 टू 56 लाख टू 70 की रेंज वाला जो था तकरीबन आई थिंक 35% पे था, अब जो है ये 32% पे डिक्रीज कर दिया। तो ओवरऑल काफी हद तक डेवलपमेंट्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट आप इसको आराम से तसल्ली के साथ पढ़ भी सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी ली हैं ताकि थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। जीडीपी ग्रोथ टारगेट जो है वो 4% पाकिस्तान ने सेट किया है, विच इज अगेन अ गुड टारगेट। इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगेन इतना भी है तो अच्छा हमारा टारगेट है, ठीक है। लाइफ स्टॉक ग्रोथ टारगेट तकरीबन 3.9% है, एग्रीकल्चर ग्रोथ टारगेट 3.6% है, एक्सपोर्ट टारगेट 33 बिलियन डॉलर्स पे ये कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन खैर इतना भी है तो कोई बात नहीं। करंट अकाउंट डेफिसिट 3.6 बिलियन डॉलर के ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट को इन्होंने कोशिश किया कि इतना मेंटेन हम करेंगे। ट्रेड डेफिसिट जो है तकरीबन 37 बिलियन डॉलर का इनका है कि इतना हमारा होगा। इंपोर्ट टारगेट तकरीबन 70 बिलियन डॉलर्स का रखा है। और ये अगेन आप देख रहे हैं कि ज्यादातर हमारा ऑयल का बिल इस दफा ज्यादा बना था, और खुदा ना खास्ता अगर वॉर ज्यादा रहती है तो ये इंपोर्ट का थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अगेन अगर सिनेरियो हमारा इस तरह ही रहे, थोड़ा सा वॉर कम सिचुएशन पे होगी, तो मुझे लगता है कि हमारी इस टाइम पे अगला साल बहुत अच्छा होने वाला है। ये मेरा प्रेडिक्शन है। मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत बुलिश हूँ। स्टॉक मार्केट के ऊपर मुझे लगता है सिनेरियो जो है हमारा बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ टारगेट देखें 15% रखा है। प्रपोज IT टैक्स हाइक जो है ये थोड़ा सा इन्होंने रखा है 0.25 टू 1%। ये भी अगेन ये प्रपोजल्स हैं, फिर उसके बाद जो फाइनल उन्होंने किया वो सेपरेट उन्होंने अनाउंसमेंट किया। गवर्नमेंट एम्प्लॉई सैलरी जो है 10% इंक्रीज कर दिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ टारगेट 4.5% रखा है। रेमिटेंस टारगेट जो है वो 42.4 बिलियन डॉलर जो है ये इन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सो फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये थोड़ी सी बढ़ाई है इन्होंने, 20% बढ़ा दी है। डिफेंस एलोकेशन तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस पे कर दिया है, 17% इंक्रीज हो गया। पेट्रोलियम लेवी ये अगेन आप देखें पाकिस्तान जो है वो ज्यादातर जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा पैसे बनाता है, तकरीबन 14% आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। पेंशन जो है वो तकरीबन 10% इंक्रीज किया है। इनकम टैक्स रेवेन्यू आपका ये भी 10% है। सिविल एक्सपेंसेस ये भी आपके थोड़े से ज्यादा बढ़ाए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख रहे हो कि काफी सिनेरियोस हमारे नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से मैंने ये जो हमारी समाज की वेबसाइट थी वहां पे भी देखें, टैरिफ रिलैक्सेशन देखें उन्होंने काफी ज्यादा किया है। 7500 टैरिफ लाइंस हैव बीन डिक्रीज विच इज अ गुड साइन। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम देखो आप, ये बहुत अच्छा एक एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट हुआ है। द मार्कअप रेट हैज बीन स्लैश फ्रॉम 19% टू 4.5%। ये मुझे लगता है पाकिस्तान की इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी कि जो आपकी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ा सा ये स्कीम आनी चाहिए थी, ताकि जो है वो लोन सस्ते रेट पे लें और उसके बाद जो एक्सपोर्ट को ज्यादा ग्रो करें, ठीक है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज जो है टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट 0.25% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज हैज बीन अबॉलिश्ड। तो ये एक उन्होंने खत्म कर दिया। आई थिंक ये जो प्रपोजल था शायद ये वही वाला है, तो उसमें थोड़ा सा इन्होंने बेहतर किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर अपना घर हाउसिंग स्कीम जो है वो थोड़ी सी इन्होंने 90 बिलियन लोन्स इन्होंने ऑलरेडी बता दिए कि हमने अप्रूव कर दिए। मैं प्रपोज टैक्स हाइक, अच्छा ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ वाला भी बता दिया मैंने आपको। पर इन कैपिटल इनकम जो है ये आपकी थोड़ी सी बढ़ गई है, 1751 डॉलर थी जो अब जो है 1905 डॉलर है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फिस्कल ईयर 2026 ये एक बड़ा इंकरेजिंग नंबर है, तकरीबन 6.1% तक रहा है हमारा। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर्स ने थोड़ा सा यहाँ पिछले साल की निस्बत ज्यादा थोड़ा सा ग्रो किया है। इससे बहुत ज्यादा मजीद ग्रो करना चाहिए। थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, हमेशा जो है अच्छी नजर से देखना चाहिए। जब आप पॉजिटिव चीजें देखते हैं आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज विद इन पाकिस्तान मिलती है, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ ये है कि आप हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, और जितना ज्यादा आप इसके ऊपर फोकस करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखें। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहां देखें, बिजनेस एवेन्यूज देखना चाहते हैं वहां पे देखें, आप एक्सपोर्ट की तरफ ज्यादा फोकस करो, सर्विसेज इंडस्ट्रीज के अंदर देखें तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर जो हमारा पोर्टफोलियो चल रहा है, माशाल्लाह काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। नैस्डैक के ऊपर अगर इस साल इस महीने वीक देखा जाए 21% की नैस्डैक ने परफॉर्मेंस दिया, और इस टाइम पे पोर्टफोलियो जो है तकरीबन 63% का परफॉर्म कर रहा है। तो अगेन जब आपके हालात अच्छे चल रहे होते हैं तो नैस्डैक काफी अच्छा परफॉर्म करता है। S&P 500 में एक स्टॉक जो है वो काफी शार्पली नीचे आया, उसका रिजल्ट बुरा आया था,
तो वो सीन के नाम से SCIEN जो एक आपका टिकर है, उसका रिजल्ट थोड़ा सा बुरा आया था, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे आया। बाकी ओवरऑल ये भी हमारा पोर्टफोलियो बुरा नहीं जा रहा। फिर इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ कि सिक्लिकल से निकल के आप डिफेंसिव में रहते। जब वॉर सिचुएशन चल रही थी तो हमारे हालात काफी हद तक बेहतर थे, लेकिन अब नेक्स्ट वीक में अंदर हम बजट के ऊपर जब एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो फिर हम थोड़ा सा ज्यादा इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टॉक है उसको ज्यादा चलना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज अगर आप यहां पे देखें तो ये हमारा ऑयल सेक्टर जो है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब भी हालात जो भी दुनिया के चल रहे होते हैं, कोई एक कमोडिटी ज्यादा उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही होती है, उसका क्या मतलब होता है कि उसके रिलेटेड कोई भी कंपनीज होगी वो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाएंगी। ठीक है ना, तो देखें आप इसमें रिफाइनरीज होगी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज होगी, सारे ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये अगेन मैंने आप लोगों को मार्च के अंदर सजेस्ट कर दिया था कि अब आप इन सेक्टर्स के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपोजर रख लोगे तो आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, सो आप देखें कि ओवरऑल मार्केट तकरीबन 2% है, इन सारे सेक्टर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया हुआ है एज कंपेयर टू। अगर आप देखो ये सिक्लिकल्स मार्केट से नीचे ही परफॉर्म करें डिस्पाइट द फैक्ट कि इनमें कई ऐसी कंपनीज बहुत अच्छी हैं, बहुत सॉलिड हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हिसाब से सोचना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं और उसके हिसाब से आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये अगेन दिस इज वन स्क्रीनशॉट, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। सो एक दिस इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ये काफी आप लोग देख भी रहे हैं सक्सेस स्टोरीज में आपका आ रहा होता है, तो इन्होंने $3,200 बनाए हैं आफ्टर फॉरेक्स फंडामेंटल्स। सो फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स को ये अप्लाई कर रहे थे काफी अरसे से, ये FTMO के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। फाइनली इनका जो पहला रिवॉर्ड मिला है तो इनका अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना जबरदस्त यहाँ पे रिवॉर्ड बनता है। तकरीबन 10 लाख रुपए इन्होंने पाकिस्तानी रुपीस में रिकवर भी कर लिया। ठीक है, अच्छा अगर ये लास्ट वीक के अंदर मैंने बहुत डिटेल में सरमाया के ऊपर एक सेशन किया था और ये स्कूल के ऊपर मैंने यहाँ पे किया था। सो ये स्कूल के अंदर एक कम्युनिटी अवेलेबल भी है, अगर आप लोगों ने जाके इस वीडियो को देखना है तो यहाँ पे क्लासरूम पे आएंगे, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये सारी डिटेल यहाँ पे PSX सरमाया रैंकिंग स्कोर के ऊपर मैंने सेशन किया था। ये पूरी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग इसको ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा ब्रीफली दिखा देता हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी से कवर करें। ये सारी मेरी टॉप 2026 की पिक्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो GH चेन्नई मेरे पास 2 पे था, 32 पे यहाँ पे अग्रेसिव रैंकिंग। जितनी ज्यादा ये रैंकिंग अच्छी होती है, टॉप पे होती है, उतने स्टॉक्स जो है ज्यादा परफॉर्म करते हैं। ये सरमाया के ऊपर हमने रैंकिंग डाल दी हुई है। ये मैं आपको टॉप 2026 की मेरी जो पिक्स थी वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं एक रैंकिंग को फॉलो करता हूं और अगर ये रैंकिंग अच्छी होती है तो मेरे ये स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ये 4 स्टॉक्स मेरी रैंकिंग में थे, एक नहीं था। अगर आप देखें तो ये मार्केट है 2026 से अगर मैं दिखाऊं रिजल्ट्स तो ये सारे स्टॉक्स जो है मार्केट से अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, सिमिलर गोल्स पे अगर आप ऑटो पार्ट्स में आ जाए, ये मेरी टॉप 2026 की पिक्स थी, इनके भी सारे की स्कोरिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है। टॉप पे मेरे पास आ रही है, टॉप रैंकिंग्स में आ रही है, सरमाया की रैंकिंग अवेलेबल है। इसकी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये सारे के सारे परफॉर्म करें, सिर्फ HTL की रैंकिंग बुरी थी, वो नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा बाकी अगर आप देखें सीमेंट्स में मेरे कुछ स्टॉक्स ऐसे रिकमेंडेशन थी, मेपल लीफ मैंने सजेस्ट किया हुआ था, लकी मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेपल लीफ का स्कोर गिर गया मेरे पास। और यहाँ पे जो पावर सीमेंट है जैसे ये, इसका बहुत जबरदस्त स्कोर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो 25 स्कोर यहाँ पे आ रहा है, 47 यहाँ पे आ रहा है, 13 DGKC का आ रहा है, थट्टा सीमेंट का रिसेंटली बहुत अच्छा स्कोर आया है। और अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें, पावर सीमेंट जो है वो बेहतरीन, वन ऑफ द टॉप पिक्स, जो मैंने वैसे 2026 में नहीं बताई थी, लेकिन मेरे पास स्कोर इसका बाद में इंक्रीज हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें ये बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, थट्टा सीमेंट का रिसेंटली इंप्रूव हुआ है। और अगर आप पिछले एक महीने में देखें, थट्टा सीमेंट जो है बाय फार सीमेंट्स में मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, सो ये है ओवरऑल आपका स्टॉक्स का थोड़ा सा आपको किस तरीके से इस मार्केट्स को देखा जाता है। सो आई थिंक मैंने बजट को भी कवर कर लिया है और थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट्स वगैरह भी हमने बात कर ली है। अब हम आ जाते हैं कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी हमारी न्यूज थी, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो फेडरल बजट ऑलरेडी हमने बात कर ली, 17.1 ट्रिलियन का बजट प्रपोज हो गया है। IT लीड्स एक्सपोर्ट तकरीबन हमारी $8.27 बिलियन पे पहुंच चुकी है, विच इज अ वेरी गुड साइन। फॉरेक्स रिजर्व जो है तकरीबन हमारे $22.64 बिलियन को ऐड कर गए हैं। अगेन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। सो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमारे अच्छे खासे पॉजिटिव फैक्टर्स ज्यादा हैं, नेगेटिव फैक्टर्स कम है। कोशिश किया करें बुलिश रहें ऑन आवर मार्केट्स या आपकी जो पाकिस्तान एज ए नेशन। ठीक है, पाकिस्तान रिसीव हाईएस्ट एवर मंथली रेमिटेंस, तो ये हमने ऑलरेडी देखा लास्ट मंथ के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी वॉर चल रही है। ठीक है, 23 न्यू ऑटो मॉडल्स लॉन्च, 87% उसमें से इलेक्ट्रिफाइड है। इसके अलावा डैप प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं, 16,000 रुपीज पर बैग। जो कंपनीज इंपोर्ट करती हैं डैप को तो उनके लिए थोड़ा सा हिट है, लेकिन ओवरऑल जो अगेन आप देख सकते हैं कि बाकी जो आपकी यूरिया की जो सेल्स है वो
बहुत बेहतरीन चल रही हैं आज जो आपकी एफएफसी कर रहा है इस टाइम ई फर्टिलाइजर का, ठीक है। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन टैक्सेस लाइकली टू बी कट, ये बजट में अभी तक मैंने इसका जो अभी तक प्रपोजल्स में ये चीज देखा नहीं है डिटेल में, जब आ जाएगी तो फिर अगेन ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। फ्रीलांस आईटी एक्सपोर्ट अर्निंग्स हिट $959 मिलियन इन जुलाई टू अप्रैल, उम्मीद है ये बहुत ज्यादा बिलियंस में चली जाएगी और ये भी एक अच्छा साइन है कि इस टाइम हमारे फ्रीलांसर्स बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट बैंक अलाउंस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स इन दिरहम्स एंड रियाल, तो ये एक अच्छा साइन है कि आपका जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट था वो पाकिस्तानी रुपये में था, तो उसके साथ जो है अब जो है रियाल और आपके दिरहम्स के अंदर भी अब आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स राइज टू 18.22 बिलियन बट कॉटन डिपेंडेंसी डिपेंड्स, सो ये थोड़ा सा मसला है कि आपके टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट तो बढ़ी है लेकिन कॉटन की डिपेंडेंसी थोड़ी सी आपकी ज्यादा है। आपको याद होगा कि हमने कॉटन को इस दफा इंपोर्ट भी किया, ठीक है। पाकिस्तानी रुपये 868 बिलियन टैक्स शॉर्टफॉल जुलाई में कलेक्शन टोटल जो है तकरीबन 11.3 ट्रिलियन तक हमारे जो इस दफा पहुंच चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहा है। अगेन गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि जो पेट्रोलियम पीडीएल के तौर पे आपका जो नेक्स्ट ईयर है उससे थोड़ा सा टैक्स ये ज्यादा जमा करने की तरफ कोशिश करें, ठीक है। मे ओएमसी सेल्स प्लस 23% ईयर ऑन ईयर ऑन हायर फ्यूल प्राइसेस, सो ये आप देख रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस ज्यादा बढ़ी हैं, उससे लोगों ने शो किया है कि भाई हम अफोर्ड इतना नहीं करते, तो उन्होंने फिर गाड़ियां कम ही निकाली ना बाहर, यानी कि अगर सेल गिर रही है तो इसका मतलब है लोग ऑयल नहीं डलवा रहे। क्लियर हो गया? सो खैर ये आगे जाके थोड़ा बहुत स्टेगनेंट हो जाएगा, लेकिन एज ए नेशन हमारा जितना ऑयल का इंटरनेशनल रेट नीचे रहेगा उतना हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। मे सीमेंट डिस्पैचेस डिक्लाइन 21%, तो ये हमें एक्सपेक्टेड भी था कि आपके जब वॉर सिचुएशन होगी तो थोड़ा सा लोग जो है ना सीमेंट्स कम खरीदते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं कि भाई जो भी सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से फिर हम डेवलपमेंट ज्यादा करेंगे, और वैसे भी गर्मियों में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा इस महीने में कम हो जाता है, ठीक है। Pakistan fertilizer sector achieves 8% growth in 5-month calendar year 2026, which is again a good sign. Fertilizer sector जितना ज्यादा आपका ग्रो करता है उतना हमारे लिए बेहतर है। यूएस proposes new tariffs, अच्छा ये प्रपोजल है कि 10 to 12% आपका पाकिस्तान के ऊपर ये न्यू टैरिफ लगाने जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हिट आ सकते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, लेकिन अगेन अभी जैसे हमने बात की कि एक्सपोर्ट के जो फाइनेंस स्कीम प्रपोज की जा रही है, दी जा रही है, वो हमारे लिए एक्सपोर्टर्स के लिए काफी हद तक बेटर हो सकती है, ठीक है। जुलाई में ट्रेड डेफिसिट वाइडन 17.5% टू $34.8 बिलियन ईयर ऑन ईयर, तो ट्रेड डेफिसिट आपका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, विच इज अ नेगेटिव साइन। एफबीआर एस्टिमेट 700 बिलियन रेवेन्यू जनरेशन इन फिस्कल ईयर 2027, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ही दे विल एक्सपेक्ट, इससे ज्यादा ये रेस कर लेंगे। ऑयल एंड गैस रिजर्व्स राइज ऑन न्यू डिस्कवरी एंड फील्ड एक्सपेंशंस, ओजीडीसी एंड पीपीएल का बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो ये एक्सपेंशन इनकी चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें $45 मिलियन टेक अपॉर्चुनिटीज थ्रू चाइना पार्टनरशिप्स, तो ये एक न्यू कंपनी है, ये भी अगेन कुछ ना कुछ पार्टनरशिप चाइना के साथ करी है ताकि ये भी अच्छा ग्रो करें, ठीक है। फौजी फर्टिलाइजर रेजेस यूरिया प्राइसेस बाय 125 रुपीज पर बैग, तो ये अगेन एफएफसी के लिए अच्छा है, जो भी कॉस्ट आती है आगे पास ऑन कर देते हैं। गनी डायरीज इंपोर्ट्स अनदर 300 हाइफर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये नया आप देखें आईपीओ हुआ है, तो इन्होंने अगेन हाइफर्स जो है ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे मंगवाई है। डेयरी के ऊपर ये ज्यादा काम करेंगे तो उससे फिर अगेन सेलिंग भी चली होगी, ठीक है। एसएलएम टाइज पब्लिक सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब 6.3x, तो इसी की वजह से मैंने आपको सर्विस इंडस्ट्री का जो शेयर था वो रिकमेंड किया था, तो आप देखें उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस, कहां पे मार्केट 2% परफॉर्म करी है, कहां पे एसआरबीआई जो है वो तकरीबन 30% परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो मैंने पहले ही आपको एक स्टॉक रिकमेंड कर दिया था कि ये एसएलएम टायर्स बेहतरीन एक कंपनी आने वाली है, इसके बैक एंड पे सर्विस इंडस्ट्रीज है, आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। सासगर प्रोड्यूसेस 631 3 व्हीलर्स एंड 1609 4 व्हीलर्स इन May 2026. AGB eyes up to 49% upside on mega OBS merger plan. So AGB जो है एक मेगा OBS merger plan की तरफ जा रहे हैं और उससे भी इनको बेहतरी होगी। लास्ट है चिराग पैकेजिंग कमीशन 2.7 मेगावाट सोलर प्लांट इन केपीके, तो ये भी अगेन अपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये काम करने वाले हैं, तो उसकी वजह से भी इनके यहाँ पे काफी हद तक बेहतरी आएगी, ठीक है। चलें, ये थी हमारे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। मैंने बहुत ज्यादा बात आपको बजट के ऊपर भी कर दी क्योंकि बजट अभी ताजा आया, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर कर दूं, ठीक है। चलें, गेटिंग बैक टू फराज, तो इस दफा स्टॉक मार्केट का भी ओवरव्यू दें। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेस ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी बिल्कुल अमार, KSE 100 का आउटलुक हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास उतने ही पॉइंट्स हैं जो हम पिछले 2-3 हफ्तों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं।
जहाँ पे 5 बुलिश पॉइंट्स हैं और 2 बेयरिश पॉइंट्स हैं। जो 5 बुलिश पॉइंट्स हैं उनको एक दफ़ा से रिकॉल कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि क्या है, इसका क्या मतलब बनता है। हमारे पास वीकली मूविंग एवरेजेस हैं एक्सपोनेंशियल, एक 21 और 55, 21 55 दोनों फिबोनाची हैं। दोनों की सिग्निफिकेंस हम देखते रहे हैं जब से मार्केट आपकी रैली कर रही है सितंबर 2023 से। हमेशा से ये EMA 21 को रीटेस्ट करने के बाद बाउंस की करती रही है और अभी हाल ही में रीसेंट पास्ट में ही इसने अपने EMA 55 की सिग्निफिकेंस दिखाई। और ये रियल टाइम हम उस टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि ये इससे ऊपर ऊपर रहेगी मार्केट, तो अच्छा साइन है। राइट नाउ ये जो पर्टिकुलर बैंड बना हुआ है इन दोनों मूविंग एवरेजेस का, इससे ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रही है और अच्छी ग्रीन क्लोजिंग के साथ इसने अच्छा मोमेंटम शो किया। सो एक अच्छा यहाँ पे ये साइन शो करता आ रहा है काफ़ी टाइम से। फिर उसके बाद हमारे पास एल्डर्स फोर्स इंडेक्स का मोमेंटम ऑसिलेटर है जिसमें वॉल्यूम्स भी इंक्लूड होते हैं। सो इस ऑसिलेटर के ऊपर जब जब आपकी डाइवर्जेंस क्रिएट होती है मार्केट उसी डायरेक्शन को प्ले कर जाती है। यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस बनी थी, उसके बाद ये नीचे आ गया, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनी और उसके बाद ये ऊपर चला गया इंडेक्स, फिर बेयरिश डाइवर्जेंस बनी तो मार्केट टूट गई, बुलिश डाइवर्जेंस बनी दोबारा से बाउंस कर गई। तो सिग्निफिकेंस इसकी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। राइट नाउ जो रीसेंट पास्ट का हाई था अराउंड 175 के करीब, उसके ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं बनी थी। इसका ये मतलब है कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न में है, यानी कि यहाँ पे कहीं EFI सपोर्ट ले रहा है एंड देन दोबारा से हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि बढ़ना शुरू हो जाएगा चूँकि ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं है। सो अगेन ये भी अच्छा साइन था। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट, ये भी हम काफ़ी टाइम से हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं कि क्लिंगर ऑसिलेटर की ऊपर जब भी क्रॉस ओवर्स होते हैं यहाँ पे, तो हमें हमेशा से रैली नज़र आती है वीकली के ऊपर। और यहाँ पे रीसेंट पास्ट में हमने देखा था कि वीकली का क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन उसके बाद वो अभी इन दिनों आजकल वो दोबारा से उससे नीचे आ गया है। और इससे पहले ये वाली हरकत हुई थी इस पॉइंट के ऊपर जब इंडेक्स 160 था और 194 तक गया। 194 के ऊपर जाके इसने एक फेल्ड सिग्नल दिया, यानी कि क्रॉस ओवर हुआ, बेयरिश साइन दिखाया इसने। लेकिन इस टाइम जो ये फेल्ड सिग्नल था और आज के टाइम पे जो ये फेल्ड सिग्नल है, दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब लास्ट टाइम 190s के करीब वीकली क्लिंगर का क्रॉस ओवर हुआ था तो डेली पे भी ये बेयरिश साइड पे चल रहा था, तो दोनों का सिंक होना एक साथ मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दिनों जो आजकल मार्केट चल रही है इसका क्रॉस ओवर डेली का ऊपर की तरफ है, बुलिश है। सो इसका ये मतलब है कि अभी यहाँ पे गुंजाइश बाकी है कि एटलीस्ट ये बाउंस करे यहाँ से। सो अगर तो डेली का ये मूविंग एवरेज इसकी जो है ऑसिलेटर के अंदर ये नीचे आ जाती है तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, फिर हमारे बुलिश पॉइंट हट के बेयरिश पॉइंट पे आ जाएगा। सो ओवरऑल अभी तक हम इसको कंसीडर यही करेंगे कि ये हमारी जो है बुलिश पॉइंट में ही काम कर रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि 100 इंडेक्स पे जब इंडेक्स यहाँ पे 143 पे आया था अभी मार्च में, तो इधर बुलिश डाइवर्जेंस बन गई थी। सो होना ये चाहिए कि जब बुलिश डाइवर्जेंस बनती है तो उसी तरीके की टॉप के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस बने, जैसे हमने यहाँ पे देखा जनवरी 2026 में 191 के करीब हाई लगा था और उसके बाद फिर ये यहाँ से टूटना शुरू हो गई थी। और ये इस टाइम हमने आई थिंक बोला भी था कि 25% एटलीस्ट कैश पर आ जाए, क्योंकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मार्केट मिल सकती है। अच्छा, अब जो हालात हैं इसके राइट नाउ, जो इस तरह का ये पैटर्न बना हुआ है, इसके ऊपर कोई डाइवर्जेंस नहीं है बेयरिश, जो कि अच्छा साइन है। और यही वाले जो पैटर्न्स बनते हैं ये यूजुअली काउंट होते हैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे शो हो रही है इस पॉइंट के ऊपर। ये इसी तरह का पैटर्न बना हुआ है कंसोलिडेशन का। ये कंसोलिडेशन कंटिन्यूशन पैटर्न में कन्वर्ट होती है। इसका ये मतलब है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। सो चांसेस आर ब्राइट कि ये आने वाले टाइम पे 175 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम काफ़ी दिनों से हाईलाइट कर रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बजट से पहले इस रेंज को ब्रेक कर देना चाहिए, लेकिन ग्लोबल हालात जो चल रहे हैं वॉर के US ईरान वाले, उसकी वजह से काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। सो ओवरऑल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 175 की जो ये रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे बनाई हुई है 175, 200, 300 ये ब्रेक होके ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तो आपका एक नया हायर हाई प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब है बाय डेफिनेशन आप ट्रेंड में चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू डाउ। तो आपका हायर हाई एंड हायर लो जो 5th पॉइंट है वो इंटैक्ट है। वीकली के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस है जो काफ़ी टाइम से बनी हुई है और अभी तक वो सिंक नहीं हो, यानी कि वीकली की बुलिश डाइवर्जेंस नहीं आई। तो खैर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है। और गैप्स बने हुए हैं मार्केट में, यहाँ पे भी गैप बना हुआ है 169, 929, हो सकता है यहाँ की एक दफ़ा फिर से टेस्ट कर जाए।
और जो बहुत नीचे के गैप्स हैं 152 के करीब और 1,05,000 1,07,000 ये भी गैप्स बने हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि ये गैप्स फिल हों, अगर हो जाएं तो अगेन अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है बायर्स के लिए। अगर नहीं होते तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब खाली इंडेक्स 5000 पे था, 5000 पॉइंट्स या 7200 पॉइंट्स के ऊपर, उस टाइम भी गैप्स मार्केट छोड़ गई थी और वो आज तक बने हुए। सो ये है। बाकी अब देखते हैं कि मंडे को मार्केट जो है वो बजट को किस तरीके से लेती है। मेरे ख़्याल में बजट के बाद यूजुअली सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। मेरे ख़्याल में जून एंड भी है तो बैलेंसिंग हो रही होती है पोर्टफोलियो की। जिन सेक्टर्स को बेनिफिट दिया गया है उनकी बाइंग हो रही होती है, उनकी टॉप पिक्स की। जिनके ख़राब होते हैं तो उनको शायद सेल करें। सो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी मेरे ख्याल में। सो इंडेक्स से ज़्यादा आपको इस टाइम स्टॉक्स ओरिएंटेड यानी कि स्क्रिप्ट वाइज जिनके ऊपर अच्छे ट्रेंड्स बने हुए हैं उन पे काम करें स्टॉप लॉस के साथ। हम अभी रिकमेंडेशंस भी दे देंगे कि हमें कौन कौन से स्टॉक्स किन लेवल्स के ऊपर अच्छे लग रहे हैं। जी अमार। परफेक्ट हो गया। चलें, काफ़ी ब्रीफ फराज ने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है कि किस तरीके से मार्केट को अभी आप लोगों ने देखना है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 इनिशिएटिव्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो नंबर 1, अगर आप देखें सरमाया के ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी का यहाँ पे आपका इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। लाइक भाई का बहुत ही मजेदार इनिशिएटिव है, बल्कि ये पेज अगर आप देखें बहुत खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। सो आपको पता है कि पाकिस्तान में एज अ इंडिविजुअल जो है घर खरीदना बहुत मुश्किल होता है, तो आप क्या कर सकते हो, रीट्स खरीद सकते हो। सो रीट्स जो होते हैं वो अगेन आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती हैं। आप जो है एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट के ऊपर आप प्रॉपर्टी के ओनरशिप भी आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, सो इसमें कैसे किया जाता है, ये सारी कुछ वीडियोस भी अवेलेबल होंगी सरमाया के ऊपर यूट्यूब के ऊपर, लाइक भाई ने बनाई होंगी। तो जो हमने अभी यहाँ पे डेवलपमेंट्स आप लोगों के लिए की हैं, जो हम प्रॉपर्टी को यहाँ पे एज ए यूनिट सेल करें, वो आप देखो ये सारे लिखे हुए हैं। द पाम्स एट सिल्क गार्डन्स है, ग्लोब रेजिडेंसी अपार्टमेंट्स है, पीस अपार्टमेंट्स हैं। तो ये जितने भी डेवलपर्स जो आपके वेल एस्टेब्लिश डेवलपर्स हैं उन्हीं की यहाँ पे रेट्स हम बेच रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है लॉक इन रुपीज 12,000 स्क्वायर फीट बिफोर 14 जून। इसके बाद जो है वो 12,500 स्क्वायर फीट के ऊपर जाने वाली है प्राइस। तो इस तरीके से भी आप इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ मैं सरमाया के ऊपर 2 टूल्स हमने नए लॉन्च किए हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूं। अगर आपको याद होगा कि जनवरी 2026 में मैंने आप लोगों के साथ ये टॉप 30 जो हमारी पिक्स थी, 30 से थोड़ी सी ज्यादा थी, तो मैंने आपको बताया था 2026 में कैसे परफॉर्म कर सकती हैं। इसके ऊपर अब हमने एक स्क्रीनर भी बनाया हुआ है, और जो भी मेरी पिक्स वहां पे आ रही थी उसके ऊपर हम रैंकिंग भी अपने एंड पे करते हैं। मैं रैंकिंग को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया। तो यहाँ पे हमने एक स्क्रीनर बनाया हुआ है और एक सरमाया स्कोर की आप लोगों का टूल बनाया। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये खोल भी सकते हैं, ये स्टॉक्स के ऊपर आए, ये स्क्रीनर की हमारे पास ऑप्शन है, ये सरमाया स्कोर की भी ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा जब आप सरमाया स्कोर के ऊपर आते हो तो सरमाया स्कोर के ऊपर हमारे पास इस तरीके का आपको पेज नजर आ रहा होगा कि टोटल ईपीएस की रैंकिंग कितनी है, जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उसकी इस साल एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर अर्निंग सबसे ज्यादा बढ़ी है। इसी तरीके से जो हमारा सरमाया एग्रेसिव रैंकिंग था, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था, जितना ज्यादा ये स्कोर अच्छा होता है उतना स्टॉक जो होता है वो आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसमें कैटलिस्ट मौजूद है। थोड़ा सा बिजनेस एनालिसिस आप लोगों ने लास्ट भी करना है। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज अगर यहाँ पे देखें नेटसोल मेरे पास 3rd नंबर पे आ रहा है। इसी तरीके से एक स्टॉक जो मैंने अभी आपको सर्विस इंडस्ट्रीज दिखाया, आप देखें यहाँ पे आ रहा है, ये मेरे पास 17 नंबर एंड 3 नंबर आउट ऑफ 350 कंपनीज। तो मैं हमेशा टॉप 50 जो होती है कंपनीज उनमें से शॉर्टलिस्ट कर रहा होता हूँ कि मैंने कौन कौन सी कंपनीज को होल्ड करना है, कौन सी कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये तकरीबन सिर्फ 2 मंथ्स का मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ, जहां पे मार्केट ने तकरीबन 12.6% परफॉर्म किया, वहां नेटसोल ने तकरीबन 31 किया और सर्विस इंडस्ट्री ने 47 किया। नेटसोल रिसेंटली मेरे मॉडल में आया, उससे पहले नहीं था। उससे पहले जो था सर्विस इंडस्ट्री मेरे पास 1 आध साल से आ रहा था। अगर आप उसकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे एज कम्पेयर टू केएसएन इंडेक्स, काफी जबरदस्त आ रही है। ठीक है, अच्छा यही स्क्रीनर के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे हमने स्क्रीनर भी बनाया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अपना स्क्रीनर खुद से बना सकते हैं। उसकी बेस के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो है आप यहाँ पे मैट्रिक ऐड कर लें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सरमाया स्कोर ही देखना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सरमाया स्कोर लिखूंगा। सो यहाँ पे सरमाया की स्कोर मेरे पास क्यूमुलेटिव स्कोर आ रहा है, अभी रैंकिंग वाली चीज हमने नहीं डाली हुई। इसको क्या करते हैं, हम ग्रेटर देन कर देते हैं और यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सेक्टर्स को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेक्टर हमने कौन सा लेना है, तो ऑटोमोबाइल लेट्स सपोज हम लेना है, इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये नीचे स्क्रीनर आ गया। ठीक है, इसी को आप एडजस्ट करके देख सकते हैं कि इस टाइम हमारे पास टॉप पे कौन सा है। अगर आप यहाँ पे देखें जियो चेन्नई गैल हमारे पास इस तरीके से टॉप पे आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कंपनी वाइज देख सकते हैं कि फंडामेंटली कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है। सो बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव लिया है लाइक भाई ने, तो आपने इसको जाके चेकआउट करें
क्या टूल आपको ये मदद करता है फॉर सिलेक्शन ऑफ गुड कंपनीज। ठीक है, चलें गेटिंग बैक टू फराज भाई, चलें इस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कस करें। स्कूल ने मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस तो सिखा दी, लेकिन बिल कैसे भरना है, रेंट कैसे पे करना है, ये नहीं बताया। सुनने में अजीब लग रहा है? जी बिल्कुल। तो सरमाया लाया है कुछ अलग, ऐसा कोर्स जो कि सिर्फ बच्चों के लिए है, जो उनको सिखाता है ज़िंदगी में असल काम आने वाली चीज़ें, जैसे कि बजट बनाना, बचत करना, सरमायाकारी करना। सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि रियल लाइफ स्किल्स जो उनका मुस्तकबिल संवार दे। तो शुरू करते हैं आज से। जो स्कूल छोड़ देता है वो हम सिखाते हैं। सबसे पहली पिक है हमारी ठट्टा सीमेंट की, और इसकी अगर हम स्टॉक स्प्लिट से पहले मतलब ये एडजस्टेड चार्ट है, अगर हम स्टॉक स्प्लिट को भी इंक्लूड करें तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त हमें रैली नज़र आई थी। 27 से लेके 102 तक तकरीबन 4x हुआ। उसके बाद इस पूरी रिट्रेसमेंट का तकरीबन दोबारा से आके 0.786% को इसने रीटेस्ट करने के बाद कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे, और कंसोलिडेशन इसकी बहुत अच्छे टाइम के लिए थी, मार्च से लेके मई तक। एंड देन ये 62 की जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करता हुआ 69, 70 को जाके इसने टेस्ट किया। ये हायर हाइज एंड हाई लोज बना रहा है, बाय डेफिनेशन एक ट्रेंड में है। सो अगर ये कहीं नीचे मिलता है हायर लो बनाने के लिए, लेट्स से 63.5 या 64 के करीब, वहाँ पे अटेम्प्ट करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 56। फर्स्ट टारगेट इसका 72 का बन सकता है, सेकंड टारगेट इसका 82 का बन सकता है। ओवरऑल इसमें एक बाउंस ड्यू है। ये जो इसका हाई यहाँ पे 103 का प्रिंट हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 में, इसके करीब करीब एक दफ़ा इसको जाना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर इसके टारगेट्स थोड़े से मॉडरेट रखते हैं, लेट्स से 9500 के करीब की रेजिस्टेंस, तो ये एक आइडियल अच्छे टारगेट्स इसके हो सकते हैं। सो अच्छी लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड भी बन सकती है। जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स देख रहे हैं वो 72 एंड देन 82 के लेवल्स को आए करें। मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह इस पे हमें एक्टिविटी होती हुई ट्रेंड की कंटिन्यूशन इसमें नज़र आए। अमार ठट्टा सीमेंट, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था कि सीमेंट्स में परफॉर्म करता रहा है अच्छा। डू यू थिंक अब जो इसके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं और जो बजट के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट आया होगा, सो ये दो कैटलिस्ट बताएं ज़रा कि क्या लग रहा है आपको, स्टिल ये बढ़ सकता है? अच्छा, बजट में जैसे हमने अभी तो देखा कि जो अपना घर स्कीम जो है वो लॉन्च हो रही है, फिर उसके बाद जो है अगर रियल स्टेट के ऊपर जो अभी तक प्रपोजल है, मुझे फाइनल थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी तो बजट आया है, लेकिन अगर वहां से भी आपको थोड़ी सी छूट मिल रही है रियल स्टेट के अंदर, तो इसका क्या मतलब है कि आने वाले वक्त के अंदर एक अच्छी आपको डेवलपमेंट मिलेगी, उसकी बेस के ऊपर आपको सीमेंट स्टील ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो ये बजट वाइज तो मैं खैर नेक्स्ट वीक तक आपको फाइनल बता सकूंगा। अभी तक जो मैंने देखी है उसमें तो अपना घर स्कीम वाली चीज में प्रपोजल अच्छा है, उसमें अच्छा सिचुएशन हो गया। रियल स्टेट तक अभी जो है मुझे कंफर्मेशन चाहिए, वो नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को खुद भी वैसे पता लग जाएगा। अच्छा, कंपनी वाइज देखा जाए तो अगर आप वैसे ही, मैंने अभी आपको बताया रैंकिंग वाइज मेरे पास टॉप पे आ रही है। 2025 की मेरी पिक थी और मैंने उसमें आपको बताया कि टॉप 2025 में इसको आप पिक कर सकते हैं। 2026 के अंदर मैंने टॉप में नहीं सजेस्ट किया था, उसकी रीजन ये थी कि उसके जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें ज्यादा थोड़ा सा रिजल्ट बुरा आ गया था, और उसकी बेस के ऊपर मैंने कहा था कि मुझे देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मंथ के अंदर क्या सिनेरियो बना है। रिजल्ट तो बुरा आ गया, लेकिन हो सकता है कि कोई कॉस्ट ज्यादा इन्होंने ले लिया है, रॉ मटेरियल के ऊपर ज्यादा खर्चा किया है, उससे भी उनका ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। तो स्टॉक काफी हद तक नीचे आया, लेकिन रिसेंटली फिर दोबारा रिजल्ट अच्छा है, जिसकी वजह से ये रैंकिंग मेरे पास दोबारा आ गई। तो मैं हमेशा थोड़ा सा रैंकिंग को फॉलो करता रहता हूँ। रैंकिंग में अगर मेरे पास स्टॉक अच्छा आ रहा होता है तो फिर मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूँ। ठीक है, अच्छा, ग्रोथ के फैक्टर्स आप देखें, आउट क्लास किस्म के परफॉर्म कर रहा है। रेवेन्यू देखें 2.7 बिलियन से तकरीबन 12 बिलियन तक रेवेन्यू आ गया। आप देखें 5x 6x आपको रेवेन्यू नजर आ रहा है, ग्रो कर गया। आप अर्निंग्स को देखें 0.49 थी, बल्कि 2022 में 0.2 थी, अब 7.24 हो गई है। तो कितना हो गया, तकरीबन 14 गुना, आई थिंक 14 गुना नहीं बल्कि आई थिंक 30x या 40x के पास आपकी अर्निंग्स ग्रो करी है। तो इतना ज्यादा ग्रो करना, इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत छोटी कंपनी थी, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। सो आउटस्टैंडिंग इनका रिजल्ट भी आ रहा है, और सिर्फ ना आउटस्टैंडिंग आ रहा है बल्कि ये अपना कर्जा भी कम करता जा रहे हैं। कर्जा जितना कम करेंगे उतना इनके लिए बेनिफिट है, और बाकी भी इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, वो भी आपको इस चीज का कंसीडर करना चाहिए कि ओवरऑल कंपनी ग्रॉस मार्जिन के ऊपर बहुत जबरदस्त काम कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रिन्यूएबल एनर्जी पे ऑलरेडी काफी हद तक चले गए हैं, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये जो आपका ग्रॉस मार्जिन है, ये आप देखो तकरीबन 34% तक ये आ चुका है। तो इसका मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बाकी चीजों को देखा जाए तो फिलहाल इनके जो पावर मिक्स के अंदर आप देखें, विंड टर्बाइन के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठट्टा पावर से तकरीबन 9.9 मेगावाट ये यूज कर रहे हैं बिजली, फिर सोलर से 5 मेगावाट ले रहे हैं, विंड टर्बाइन से 4.8 ले रहे हैं,
फिर वेस्ट हीट रिकवरी जो है 3.3 मेगावाट ले रहे हैं, और इस इनका जो है प्लान आगे है विंड पावर के अंदर 7.5 मेगावाट और करने का, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो थट्टा पावर से इनको अब डिविडेंड्स आना शुरू हो गए, ये भी इनकी सब्सिडरी है, तो जितना ज्यादा डिविडेंड आएंगे उनके लिए काफी हद तक बेहतर होगा। इसके अलावा सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी ये थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाह रहे हैं 5000 टन्स पर डे। इसके लिए वो चाइनीज कुछ कंपनीज के साथ थोड़ी बहुत एमओयू साइन की तरफ भी जा रहे हैं, अभी तक ड्यू डिलिजेंस चल रही है। तो और उसके लिए ये जो इनका एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन है $100 मिलियन, जिसमें 50% ये डेब्ट के ऊपर जाएंगे, 50% इक्विटी पे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ अर्सा पहले मैंने सरमाया यूट्यूब के ऊपर आज से 1 साल पहले इसके बारे में बताया था, तब से बहुत अच्छा परफॉर्म भी की थी। ये बेलारूस के जो ट्रैक्टर्स हैं उसके अंदर ये जा रहे हैं। सो उससे अभी तक जो है इनके एग्रीमेंट्स वगैरह हो चुके हुए हैं। 150 सीबीयू ट्रैक्टर जो है ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हुए हैं, जिनमें से कुछ अभी तक सेल हुए हैं, ठीक है। सो ओवरऑल काफी हद तक डेवलपमेंट अच्छी है, मुझे स्टॉक अच्छा लगता है फंडामेंटली। तो अगर आप इसको पिक करना चाहते हैं फॉर दिस ईयर आप कर सकते हैं। जी बैक टू अच्छा, नेक्स्ट पिक है जीजीएल की, और इसके ऊपर हमने देखा कि इसने अभी रिसेंट पास्ट में लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 में 30s का हाई लगाया, और उसके बाद ड्रॉप होता हुआ अभी वॉर सिचुएशन जब चल रही थी तो 14 रुपये तक आ गया, तकरीबन आधा हो गया। और इसके ऊपर जब 14 पे आया है तो यहाँ पे इसने एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाई, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर बढ़ता गया। और अब इसने पहला अपना हायर हाई 19 रुपये की जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करके हायर लो बनाया, हायर लो प्रिंट हुआ, एंड देन उसके बाद उसके ब्रेकआउट लगा 19 का। अब ये बाय डेफिनेशन एक अच्छे ट्रेंड में है, और अगर ये अगेन दोबारा यहाँ कहीं मिलता है 1980 और 20 के करीब तो बाय करें। इमीडिएट इसके टारगेट्स 22 रुपये के, एंड देन सेकंड टारगेट इसके 23.62 के बनते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18.50। सो ये ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में यहाँ से दोबारा से बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है। सो इमीडिएट जो इसके टारगेट्स इन शॉर्ट टर्म में देखे जा सकते हैं वो 24 के अराउंड रख सकते हैं। अमार जीजीएल हमने इसको पहले भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। रिज़ल्ट्स इसके बड़े अच्छे आते हैं, होल्डिंग कंपनी है जो इसकी कंपनीज़ हैं जीसीआईएल, वो भी बड़ा अच्छा कर रही है। स्टिल इसको इस तरह का इसकी प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, उस तरह से ये बाउंस नहीं कर पाता जिस तरह से बाकी स्टॉक्स कर जाते हैं इतने अच्छे रिजल्ट्स पे। इसकी क्या वजह है? वन टाइम गेन था और उसके बाद इसकी ग्रोथ स्लाइडली नीचे आनी शुरू हो गई, इसलिए ये ऐसा हो रहा है? और आगे आपको क्या लग रहा है इसके रिजल्ट्स अब और इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे? अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है, ये अक्सर ये देखा जाता है जब बिल्कुल ही अर्निंग्स नीचे वाली साइड पे होती हैं तो एकदम से शूट करना शुरू कर जाता है, और फिर जब एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल रिजल्ट आता है उसके बाद देखा जाता है ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो बैक एंड पे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत ये कंपनी के बारे में पता होता है कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से इसकी जो बैक एंड पे जो सब्सिडरीज कंपनीज होती है वो कैसा प्ले कर रही हैं, तो उसकी बेस के ऊपर ये सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने जेहन में रखनी है। और अगर लेट्स सपोज अगर हम इसके ऊपर नंबर वाइज भी आ जाते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखिए 44 की रैंकिंग मेरे पास टॉप 50 रैंकिंग में आ रहा है, और इसकी रीजन यही थी कि इनकी अर्निंग्स बहुत जबरदस्त किस्म की शूट की थी। कंपनी फिलहाल बुरी नहीं है। जो इसकी जीसीआईएल खासतौर पे जो एक इसकी ये होल्डिंग कंपनी है जीजीएल, इसके अंडर जो बाकी मेन दो कंपनीज आपके एक ट्रिपल जीएल आती है और एक आपकी जीसीआईएल आती है जो मेजर है, फिर आपकी जीएल भी है। लेकिन अगेन अगर आप देखें तो ग्रोथ वाइज नंबर वाइज तो बहुत सॉलिड है, बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें 1.85 से इस टाइम पे तकरीबन ये 9 के पास इनकी ईपीएस एकदम से शार्पली अगर आप देखो 2024 से 2025 ये इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से पहले ही पता था जो भी आपके प्लेयर्स थे कि ये हो जाएगा इंक्रीज, तो आपकी अर्निंग्स बहुत देर से ऊपर चली गई थी, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी आपको कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज आते हैं क्वार्टरली पे, अगर आप यहाँ पे आए तो इनका एक आध क्वार्टर के अंदर ये अर्निंग्स ज्यादा इंक्रीज आपको नजर आएंगी, ठीक है। सो ये कहाँ पे आ रहा है? अगर लेट्स सपोज हम आते हैं, ये देखें जो आपका फोर्थ क्वार्टर था 2025 2.39 के पास इनकी अर्निंग्स शूट की। फिर उसके बाद अगर आप देखें 3 क्वार्टर्स लगातार अभी तक जो है आपकी अर्निंग्स जितनी होनी चाहिए जितनी थी वहां पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ये भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक इवेंट हुआ था जिसकी बेस के ऊपर जो है अगेन जीजीएल जो है वो काफी हद तक अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। सो उसके पीछे आपको थोड़ा सा ये समझना होगा। सबसे पहले एक चीज को ध्यान में रखें, इनकी आज से 1 साल पहले एक कंपनी थी जीसीडब्ल्यूएल, ठीक है। इसको उन्होंने एक बार्गेन परचेज के ऊपर डीमर्ज किया था, और उसकी बेस के ऊपर अगर आप देखें
तो काफी हद तक इनका वो जो अर्निंग्स है वो यहाँ पे आके आपकी अदर इनकम में शो हो रही थी, जिसकी वजह से आप देखें अर्निंग्स एकदम से आपको ज्यादा नजर आई। ठीक है, अब आप समझे कि वो वन टाइम गेन था और वन टाइम गेन की वजह से आपका सिचुएशन यहाँ से बेहतर हुई। तो ये चीज को आपने मद्देनजर रखना है कि इनके जो फंडामेंटल आगे जो दूसरे बिजनेस है वो काफी हद तक अच्छे जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा आप कंसिडर करें कि वो जब अच्छा डेवलपमेंट करेंगे तब ये ज्यादा ग्रो करेगा। दूसरी बात आप ये ज़हन में रखें कि ये एक अगला जो क्वार्टर आएगा ये लास्ट क्वार्टर होगा, जिसके बाद आपका जो ये बेस इफेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहले ये करते हैं ना कि जिनको इनको पता होता है कि बेस इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो एकदम से अर्निंग शूट होगी तो ये पहले से बाय कर लेंगे। ठीक है, सो ये चीज हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन वाइज भी हल्का बुल्का देख रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन होगी, तो गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों ने इसको भी कंसिडर करना है। ठीक है, अच्छा दो कंपनीज हैं इनकी, जीजीएल एंड जीसीआईएल, तो दोनों को देख लेते हैं। जीजीएल जो है तकरीबन 70% ऑफ द डोमेस्टिक चाइनीज ग्लास ट्यूब मार्केट शेयर में ये काम करते हैं। 15 to 20% ऑफ द यूरोपियन वेरिएंट मार्केट में ये ज्यादा इनकी सेलिंग होती है। इस टाइम पे जो है इसकी थोड़ी सी जीजीएल की जो है ना सेल थोड़ी सी नीचे साइड पे जा रही है, लेकिन जो दूसरी कंपनी है आपकी जीसीआईएल उसकी सेल जो है वो काफी हद तक अच्छी जा रही है, बल्कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो ये दोनों कंपनी जो है ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स जीजीएल, और इसको आप लोगों ने इनके बिजनेस को साथ साथ देखना है। ठीक है, खासतौर पे जीसीआईएल को साथ साथ देखती जाएगा। एग्रेसिव रैंकिंग में काफी हद तक अच्छा है। अगर आप नीचे आओगे तो ग्रोथ भी इसकी पिछले साल ये देखें बहुत ही मुस्तकिल तरीके से ऊपर बढ़ती जा रही है। रेवेन्यू इसका अच्छा ग्रो कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर आप अर्निंग्स पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखें 1.58 की अर्निंग्स जो है अब जाके 5.27 पे आ गई है। सो ये भी अगेन जो केमिकल्स वगैरह बनाते हैं वो भी आपके जो इंडस्ट्री के अंदर काफी हद तक यूज होते हैं। इसकी अगेन जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आपका ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स को अगेन इन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये केमिकल्स इनसे मिलते हैं तो अगेन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ठीक है, सो गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा रिजल्ट्स को साथ साथ देखते जाएं, एंड आई थिंक कि ये जीजीएल जिस तरह से पहले परफॉर्म करता रहेगा वैसे ही एकदम से शार्पली परफॉर्म करेगा। जी बैक टू फराज। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक है क्विस फूड्स की, और इसका हमने देखा दिसंबर में 9 रुपये से बढ़ता हुआ ये 45 रुपये हो गया था 12-13 सेशंस के अंदर ही। बहुत ही कोई पैराबॉलिक मूव थी ज़बरदस्त किस्म की, और उसके बाद हमने देखा कि ड्रॉप होता हुआ तकरीबन उसकी 50% की रिट्रेसमेंट पर आ गया, और वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है काफ़ी टाइम 20 रुपये से लेके 24-25 रुपये तक, एंड देन दोबारा इसने रैली शुरू कर दी। अभी इसने हाई प्रिंट किया 39.56 का। राइट नाउ यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेस करे, करेक्शंस में आए, इस जोन में आए 32 रुपये और 31 रुपये की, तो वहाँ पे अटैम्प्ट करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 27.70, फिर आए करें दोबारा से कि 37 और फिर उसके बाद 39 के टारगेट्स को जाके ये टेस्ट करें। ओवरऑल अभी अमार से इसके फंडामेंटल्स का पूछते हैं। मेरे ख्याल में अमार बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे ऐसी कंपनी को, ना सजेस्ट करेंगे बाय करने को। आई थिंक अमार इसके फंडामेंटल्स अभी तक भी बहुत वीक हैं, कोई अर्निंग्स ऐसे इसके ऊपर नज़र नहीं आ रही। ये मेरे ख्याल में किसी ग्रुप ने बाय किया था और तो उसके बाद हमने देखा कि पैराबॉलिक मूव है। अब क्या जो अभी दोबारा हमें बाउंस नज़र आ रहा है 20 से 40 रुपये, कोई ऐसी कोई फंडामेंटल चेंज आई है जिसकी बेसिस के ऊपर ये बढ़ रहा है, या ये प्योर हम ये कह लें कि ऐसे ही बस चलता हुआ आ रहा है जो बाद में कहीं इसकी कोई अच्छी मेजर न्यूज़ है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप थोड़ा सा एग्री भी करूंगा, थोड़ा सा डिसएग्री भी करूंगा। वैसे ये एक ऐसा स्टॉक है जैसे क्विज है, टीपीएल है, पेस है, जब भी मार्केट्स के हालात अच्छे होते हैं ये एक दफा बहुत जबरदस्त जंप दे देता है। ठीक है, तो ये तो एक सिनेरियो इसका चल रहा है, और इसके ऊपर मैंने कुछ अर्सा पहले एक टेक्निकल टूल भी बनाने की कोशिश की थी, मैंने स्टूडेंट्स को भी दिखाया था। उस टाइम पे मेरे उस टूल में आ रहा था, खैर अभी जब हम डेवलप करेंगे तो इंशाल्लाह सरमाया के ऊपर वो भी डाल देंगे। इनका रेवेन्यू जो है वो काफी हद तक इंक्रीज कर रहा है। ये चीज को आप समझिएगा कि ये बेसिकली कार्बोनेटेड जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो ये बनाते हैं, जूसेस वगैरह बनाते हैं। तो आजकल पाकिस्तान एज अ पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्री भी है, तो थोड़ी सी डिमांड उसकी भी क्रिएट होती है। तो सेल इनकी ऑल टाइम हाई पे है इस टाइम पे। रेवेन्यू पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो तकरीबन 38% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए अगर ईयर ऑन ईयर अगर इनका अर्निंग्स को देखा जाए ये स्टिल लॉस में है। ठीक है, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर इनका थोड़ा सा जो है अगर आप देखें अर्निंग्स इंक्रीज करना शुरू हो गई है। लास्ट 3 क्वार्टर के अंदर अर्निंग्स इनकी पॉजिटिव आई है। सो थोड़ी सी डेवलपमेंट तो चल रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आगे भी हल्का फुल्का परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन वाइज मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक के वो सिनेरियो नहीं है। इसके अलावा जो है मिनरल वाटर का इन्होंने रिसेंटली प्लांट को इंस्टॉल किया है, ये मिनरल वाटर सेल करने की तरफ भी आ रहे हैं। फिर इसके अलावा प्रिज्मा टेट्रा मशीन जो है ये इन्होंने एक स्टार्ट किया है, और ये अगेन आपकी जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर बहुत हेल्प करता है। रिसेंटली इनके एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन वाली साइड पे गई हैं। एक्सपोर्ट फोलियो में ये टेट्रा पैक और सीएसजी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अगेन ये सेल कर रहे होते हैं। सीएसजी जो आपके कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको कहते हैं। फिर इसके अलावा जो है
इनके लोकल जो सेल्स हैं कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। तो जहां पे 81,000 के इनके कार्टन थे, वो तकरीबन 217,000 कार्टन तक जो है ये पहुंच गए हैं। अगर रिजल्ट का थोड़ा सा ये बात की जाए, कंपनी खुद से कहती है जो इनके ऊपर 20% का जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो इनके ऊपर लगी थी, वो इनकी थोड़े से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हिट कर रही है। ये उसको पास ऑन नहीं कर पा रहे टूवर्ड्स दी इंस्टीट्यूशन, जो आपके जो इनके क्लाइंट्स हैं। और उसकी रीजन यही है कि ये फिर डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाते हैं, जो कि आपके बाकी बड़ी बड़ी कार्बोनेटेड कंपनीज हैं, पेप्सी हो गई, कोला वगैरह हो गई, ठीक है। सो ये सिनेरियो इस टाइम का क्विज का चल रहा है। तो मैं फंडामेंटली बहुत ज्यादा एग्री नहीं कर रहा कि ये बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स वगैरह इसमें चल रही है। जी बैक। अच्छा, अब ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं और हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं गोल्ड को। और इसके ऊपर मेरा बायस जो है वो फ़िलहाल चेंज हो गया। पहले हम बाय ऑन डिप बाय वाले सिनेरियो के ऊपर जाते थे, अब मेरे ख्याल में सेल ऑन स्ट्रेंथ, बड़े ऊपर अच्छी रेजिस्टेंस के ऊपर बेचें। अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली रीज़न कि ये क्यों हुआ कि मैं इसको सेल ऑन स्ट्रेंथ की कंसिडर कर रहा हूँ कि ऊपर जाए तो थोड़ा बेचें। इसकी 2-3 रीज़न्स हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये थी कि ये टाइम टू टाइम बड़े फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा था इस जगह के ऊपर। जब भी ये लोअर हाई को ब्रेक करने जा रहा था, जैसे इस पॉइंट पे, सो ये ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद फ़ौरन से उस पर्टिकुलर आरी में रेड कैंडल बेयरिश पिन बार दिखा के और बहुत मैसिव ड्रॉप होता है। सो ये जो इसमें काम चल रहा था, ये यहाँ पे भी हमने देखा दूसरे पॉइंट पे एग्जैक्टली ब्रेकआउट दिया 4516 का, और उसके बाद से ये फिर दोबारा से रेड कैंडल्स और फिर मैसिव ड्रॉप। यही हमने देखा यहाँ पे भी, और उसके बाद ये फिर मैसिव ड्रॉप। ये 26 मई से हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि ये टाइम टू टाइम इस तरीके से वो कर रहा है। अच्छी सपोर्ट के ऊपर बाउंस भी कर रहा था, जो हम बाय ऑन डिप कर रहे थे। लास्ट टाइम हमारा एसएल हिट हुआ, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वाले जो लेवल्स थे 4100 के, इसको ब्रेक करे। सो अगर अब आ जाए, इसको हम कंसिडर करते हैं 4 आवर के ऊपर, और 4 आवर के ऊपर ट्रेड प्लान ये है। अभी तक यहाँ पे कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये बेयरिश ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। सो यहाँ पे कोई भी बाउंस आए, फॉर एग्जांपल अच्छी रेजिस्टेंस जो बन रही है 4270 4295 के अराउंड, 4400 का एसएल बनेगा। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम की ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है, टाइम लगेगा, नो डाउट बीच में अच्छी बड़ी स्पाइक्स आएंगी, ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएंगी। इसको कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से रिस्क को डिफाइन कर लें, मैक्स 0.5% या 1% के हिसाब से। तो आपको जब पता होगा कि आपका लॉस जो है वो सिर्फ $100 का है, अगर आप PMX के ट्रेडर हैं कि 10,000 का है, सो अपना लॉस डिफाइन करके ट्रेड उस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं। सो जब बाउंस आए, अगला हफ्ता FOMC का है, हो सकता है कोई सरप्राइज़ तो ऐसे जब हमार बताएंगे उसके ऊपर आने नहीं वाला। लेकिन अगर बाउंस आए, डॉलर वीक हो, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में कंसिडर करें कि लोअर हाई के करीब इसको शॉर्ट करें विद दिस एसएल ऑफ 4400, और फिर आए करें कि दोबारा से इस लेवल को 4105 की सपोर्ट को आके ये टेस्ट करे। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि 4030 के लेवल्स को भी ब्रेक करके नीचे जाएगा, शायद अगले हफ्ते और या लास्ट वीक ऑफ जून में ये कहीं बुलिश डाइवर्जेंस बना के कंसोलिडेट हो, एंड देन हम देखें कि जुलाई में दोबारा से ये परफॉर्म कर रहा हो। सो ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। जो लॉन्ग टर्म गोल्ड के ऊपर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मेरे ख्याल में लॉन्ग रन में अगर आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम वाले, और अगर आपके पास टाइम है, सो मेरे ख्याल में होल्ड करें। इसके जो लंबे टारगेट्स हैं 6000, 8000, 9000 वाले, वो स्टिल इंटैक्ट हैं। ये छोटी छोटी करेक्शंस आ रही होती हैं, और ये हो सकता है, यू नेवर नो, 3700, 3600 का शायद लो डिफ़ाइन करे और फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए। सो इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू बाइंग जो करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी सेल वाली साइड के ऊपर आ जाना चाहिए। हमारे सीजनल्स के ऊपर आपने मेरे ख्याल में हमें पहले ही बताया हुआ था, और पूरी कम्युनिटी में बताया हुआ था कि मेटल्स स्ट्रगल करेंगे फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जून। हमने देखा मैसिवली मेटल्स ने बड़ा स्ट्रगल किया है। और उसके बाद अब आप मुझे बताएं कोई अपडेट है COT की, और फर्दर सीजनल्स आगे मेरे ख्याल में जुलाई में बेहतर हो जाते हैं। COT का बताएं, कोई अभी तक कोई डाटा आया है जहां पे बाइंग नज़र आ रही हो? अच्छा, बाइंग तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही। ये तो मैंने ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी में बड़ा क्लियर बताया था कि जून के अंदर मैंने एक रील भी शेयर की हुई थी फेसबुक के ऊपर, अगर आप वो जाके देखते हैं। हम क्या करते होते हैं अपने एंड पे हर मंथ के अंदर ये देख रहे होते हैं कि कौन सी कमोडिटी या कौन सी करेंसी ऐसी होती है जिसमें हमें एक अच्छा ट्रेंड मिले, और ज्यादातर जो है जून का मंथ ऐसा आता है जहां पे आप देखेंगे जितनी भी आपकी कमोडिटीज होती हैं, आपकी जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, उनमें सेलिंग नजर आती है। ठीक है। अच्छा, गोल्ड के अंदर आप देखें, मुझे लास्ट टाइम याद है मैंने आपको कहा था कि जून के अंदर जो है इसकी सीजनल जो है वो नीचे वाली साइड पे होते हैं। आप देखो गोल्ड बेहतरीन आपका नीचे जा रहा है। प्लेटिनम मुझे नजर आ रहा था कि ये बहुत
शार्पली आपका नीचे गिरता है। अगर आप यहाँ देखें ना, ये बहुत शार्पली इसका ये भी डिक्लाइन नजर आ रहा है। इसी तरीके से सिल्वर आप देखो, ये सिल्वर में भी आपको मैसिव डिक्लाइन यहाँ पे नजर आता है। इसी तरीके से अगर आप पैलेडियम पे आ जाएं तो ये भी अगेन आपको सारे के सारे इसी तरीके से नजर आएंगे, सब के सब नीचे जा रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप लेट्स सपोज मैं कमोडिटीज में आता हूं और यहाँ पे आपको मैं कॉर्न दिखाता हूं, क्योंकि मैंने कॉर्न में मुझे याद है कि मेरी अब हैट्रिक हो गई भी है कि मैं हर साल जो है जून के अंदर इसकी सेलिंग बता रहा होता हूं कि आप सेलिंग लाजमी करें। और इसकी रीजन ये देखें आप कि बहुत शार्पली ये मेरे अंड पे नीचे गिर रहा होता है। और यही चीज अगर आप सीओटी रिपोर्ट के अंदर आएंगे तो आपको ये नजर आएगा कि कॉर्न में बहुत ज्यादा सेलिंग चल रही थी। वैसे गोल्ड को अगर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको कि गोल्ड में कोई खास मुझे पोजीशन नजर नहीं आई, तो इसका मतलब जब होता है कि अगर आपके कोई ज्यादा इंटेंस बाइंग नहीं हो रही या इंटेंस सेलिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब होता है कि सीजनल्स आपके ज्यादा अच्छा प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है। और अगर आपके डायरेक्शन में आ जाए कि वो वाकई में उसी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाए जहां पे आप यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये जाएगा, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा आप समझें कि उसमें सेलिंग आ जाती है। तो कॉर्न के ऊपर भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें कितना मैसिव सेलिंग, ब्लू कलर की जो लाइन आपको नजर आ रहा है कि सेलिंग चल रही थी। यही चीज मैंने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे 8 जून रिकमेंड भी की थी। यहाँ पे आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा कौन जो है सेलिंग, बीट सेल, तो ये सारे मैंने बताए थे। प्लैटिनम सेल, सिल्वर सेल अगर आप देखें सब के सब शूट करके नीचे गिर रहे हैं। फिर इसी तरीके से ये मैंने 2026 का भी बताया था। 2025 में 8 जून 2025 को भी मैंने बताया था, और ये उस टाइम भी ईद चल रही थी, बड़ी ईद चल रही थी। उस टाइम में मैंने मेंशन किया था कि ये आपकी ईदी है, तो आप देखना 13 से 15 जून के दरमियान गिरेगा। ये 8 जून को 2025 में अगर आप देखें ये भी गिर रहा है। फिर इसी तरीके से 2024 में आप देखो कि कितने मजेदार किस्म के आपके सीजनल जो है ये नीचे वाली साइड पे आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है कि डॉलर कैसा चल रहा है। डॉलर फंडामेंटली मेरे पास काफी हद तक स्ट्रॉन्ग जरूर है। ये चीज को यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। जो हमारा वन स्टॉप टूल जो है ये हमें सारा टोटल ओवरऑल स्कोर दिखा रहा होता है कि हमारी ये जो करेंसी है उसका स्कोरिंग कैसी है। यहाँ पे देखें 167 का स्कोर इंतहाई ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज। सीजनलिटी भी डॉलर की इस टाइम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपका जो टोटल सीओटी की जो पोजीशन है, पोजीशन भी एड इन हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका इस वीक अभी ये इस वीक का जो रिजल्ट है वो हमारा अपडेट होगा फ्राइडे की रात को होता है, तो तब तक हमें आइडिया हो जाएगा कि कमी आई है कि ज्यादा इंक्रीज हुआ है। पीपीआई का डाटा नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि डॉलर हो सकता है नीचे आ जाए। और आपका जो नेक्स्ट वीक के अंदर 4 आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली, जिसमें एफओएमसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन ये नैस्डैक के ऊपर भी यही चीज अप्लाई होगी। एफओएमसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उनकी टोन के ऊपर हमने थोड़ा सा फोकस करना है। वैसे जो है इस वीक के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी यही है कि आपके इंटरेस्ट रेट को ये होल्ड करेंगे, और अगर ये होल्ड करेंगे तो फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी कि नेक्स्ट जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें क्या बात करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अगर आप यहां पे देखें ये नेक्स्ट जो कल आपका ये नेक्स्ट वीक के अंदर आने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें तो ये होल्ड करने वाले हैं। और अगर उससे नेक्स्ट में 29 जुलाई पे जाएंगे, ये थोड़ा सा डिफाइन करेगा कि हमारी सिचुएशन वहां पे क्या है। ठीक है, तो ये तीनों को हम देख लेते हैं कि इस टाइम पे इंक्रीज की बात हो रही है, होल्ड की बात हो रही है, कितना हो रही है। तो इस टाइम पे अगर आप देखें तो ये ज्यादा होल्ड की ही बात हो रही है। मेरे ख्याल से आपका जो हाइक था वो अब थोड़ा सा नीचे हुआ है पीपीआई डाटा के बाद। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद डॉलर थोड़ा सा नीचे आए, गोल्ड हल्का सा रिट्रेस करे टिल द टाइम। हो सकता है कि एफओएमसी अगर कोई टोन चेंज कर दे, वो ये कहे कि भाई इन्फ्लेशन, हमारी महंगाई ज्यादा हो सकती है, फिर आप देखोगे डॉलर तेजी से ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे आएगा, स्टॉक मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, लेकिन हल्का सा अगर आपको एफओएमसी कहे कि नहीं अभी इन्फ्लेशन हमें लग रहा है, वॉर सिचुएशन थोड़ी सी हैंडल हो गई है, थोड़ी सी बेहतर हो गई है, आपको स्टॉक मार्केट नैस्डैक की बहुत तेजी से ऊपर जाती हुई नजर आएगी। ये मैं बड़े क्लियर लफ्जों में आपको बता रहा हूं, और सिनेरियो ऐसा ही प्ले होगा इंशाल्लाह। चले बैक टू फ्रांस। अच्छा अमार, नास 100 के ऊपर बात कर लेते हैं। आपने पहले से ही बता दिया कि फंडामेंटली एफओएमसी को किस तरीके से आप आए करेंगे उनकी स्टेटमेंट को। अच्छा, यहाँ पे नास 100 के ऊपर हमारे पास दो बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट रेंज के लेवल्स डिफ़ाइन कर दिए गए हैं 1 आवर के ऊपर। यहाँ पे खैर बुलिश डाइवर्जेंस, दिन बाउंस, ये तो था यहाँ पे, अच्छा साइन है। सो मैं इसको बाय ही करूँगा नास को, स्टॉक मार्केट को, लेकिन उसके लिए मेरी कंडीशनल ये होगी कि जैसे ही ये लेवल्स ये वाले ब्रेक हों 29,820 850 का, ये आप अपने पास सर्वर देख लीजिएगा, वेरी करता है ये सब जगह पे। सो ये अगर ब्रेक हो रहा हो तो फिर मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा उस, और यहाँ पे इस टाइम करंट मार्केट कंडीशंस के ऊपर इसके ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ा रिलेक्टेंट हूँ कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए फिर बाय करते हैं। इन केस यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक होती और ये कहीं नीचे ड्रॉप हो जाता है, और मुझे कहीं इस ड्रॉप होते हुए यहाँ कहीं इस जोन में मिल जाता है जो इसने बहुत अच्छे तरीके से
9th ऑफ जून को जो लो डिफ़ाइन किया और उसके बाद 11th ऑफ जून को रीटेस्टिंग हुई उसी लो की। ये जो जोन है ये बड़ा आइडियल जोन होगा अगर इसके करीब करीब कहीं मिल जाता है जो 28,400 500 का बन रहा है, वहाँ पे फिर अटेम्प्ट करनी चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस पे विद द एसएल ऑफ 27,530। सो या तो ये ऊपर की रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा हो, बाय स्टॉप लगा दें, उस टाइम बाय करें, या फिर ये नीचे कंडीशन वो डिस्काउंटेड प्राइस पे नीचे करेक्शंस में आता है तो वहाँ अटेम्प्ट करें। हमारे फंडामेंटल्स आपने तो उसके खैर कवर कर लिए हैं, स्टिल अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ बताएं इस पर। नहीं, ये ऑलरेडी मैंने कवर कर ली। पीपीआई आपका अगर नेगेटिव आया, विच इज अ गुड साइन, नेगेटिव तो नहीं आया, कम आया, तो इसका दैट इज अ गुड साइन कि ये हमें बताता है कि हमारी महंगाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्यादा रहेगी वो थोड़ी सी एज कंपेयर टू फोरकास्ट थोड़ी सी कम रहेगी और इससे बहुत आपके बुलिश सिनेरियो चलेगा। दूसरा मैंने आपको वैसे बता दिया कि स्पेस एक्स का आईपीओ अभी रिसेंटली फ्राइडे को आज के दिन हो रहा है। इसके अलावा एंथ्रोपिक का होगा, इसके बाद आपके एक दो आईपीओ और होने हैं जो कि रिकॉर्ड वैल्यूएशन के ऊपर होंगे, और जब तक वो सिचुएशन होती है तो आपके जो बड़ा बड़ा प्लेयर होता है वो मार्केट को हाइप रखता ही रखता है। ठीक है, सो अभी के लिए तो बुलिश सिनेरियो है। बाकी मेरे नंबर जो है लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वाले वो भी सारे बहुत जबरदस्त बता रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में वो जो एक पैनिक सेलिंग वाली चीज होती है वो अभी के लिए नजर आ रही है। सीजनल्स यस थोड़े से नीचे वाली साइड पे थे और वो 28 जून तक, ये भी मैं आपको बता दूं 28 जून तक थोड़े से नीचे वाली साइड पे या फ्लैट वाली साइड पे रहते हैं, फिर उसके बाद एक शार्प आपकी जंप होती है। चलें, ग्रेट अमार, थैंक यू। मेरे ख्याल में क्रिप्टो को कवर करते हैं। जी सलमान, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं? जी, थैंक यू फराज भाई। क्रिप्टो तो सलमान बड़ी स्ट्रगल करती रही है। डू यू थिंक कि ये फंडामेंटली बीटीसी इथेरियम अब जो लेवल्स पर हैं, आपको कुछ अच्छे साइंस नज़र आना शुरू हुए? जी फराज भाई, हमें काफ़ी इसमें सेल प्रेशर देखने को मिला है लास्ट 2 वीक्स के अंदर, और ये थोड़ा सा सीजनल्स भी इसके अंदर आते हैं। जब भी हमारे पास जून का मंथ एक आता है पोस्ट हार्विंग ईयर में, और जब हमारे पास मिड टर्म इलेक्शंस भी होने होते हैं, तब हमें एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। स्पेशली कई दफ़ा ऐसे केसेस में होता है कि हम टैक्स रिटर्न्स आ रहे होते हैं कुछ कंट्रीज़ के जुलाई और अगस्त के महीने में, तो उस लिए भी अपनी जो पोजीशंस हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस आउट किया जाता है, कभी किसी एक से निकाल कर दूसरे में, दूसरे निकाल कर पहले में। और इसके अलावा हमारे पास जो जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी स्पेस एक्स के आईपीओ की, वो भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी सक कर लेता है, क्योंकि अभी उस तरह से मैच्योर मार्केट हमारी ये नहीं है, काफ़ी वॉलेटाइल है। लेकिन हमारी कम्युनिटी की खूबसूरती अगेन यही है कि चाहे गिरती हुई मार्केट होती है, हमें तभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर मिलती हैं। स्क्रीन में अगर मेरी शेयर हो पा रही हो तो लास्ट वीक जब मार्केट काफ़ी हमारी गिरी थी, अच्छा खासा हमें ड्रॉप देखने को मिला ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडेशंस हुई, और तो तब हमने इस कम्युनिटी के अंदर सेशन किया था अपनी कम्युनिटी को ये बताने के लिए कि कोई इतनी पैनिक की बात नहीं है, कि अगर मार्केट गिर रही है तो गिरती हुई मार्केट भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा लेके आती है, स्पेशली ऑल्ट्स के अंदर अगर हम देखते हैं, क्योंकि कुछ मार्केट की सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब बिटकॉइन और इथेरियम काफ़ी अंडर द प्रेशर होता है, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो भी गिरना शुरू हो जाती है। और जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही होती है और बीटीसी वगैरह भी सब गिर रहे होते हैं, जो मेन हमारे पास बिटकॉइन और इथेरियम यही डोमिनेंस खींचते हैं, तो हमारे पास एक बड़ी एक 1-2 वीक की ना विंडो जनरेट होती है, और उस विंडो के अंदर क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है, तो हमने ऑल्ट्स के अंदर सॉर्ट ऑफ ऑल इन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हमें ऑल्ट्स के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो लाइव सेशन किया था लास्ट वीकेंड संडे की नाइट को, तो उसके अंदर 4 प्रोजेक्ट्स मैंने बताए थे कम्युनिटी के साथ, जिसमें हमारे पास बीट था, सायरन था, वेलवेट था और टाओ था। जिसमें बीट 24 आवर्स में नियरली 76% कर गया था, वेलवेट जो था 72%, और अभी अगर हम देखते हैं तो रिसेंटली अभी मैंने 1 घंटा पहले चेक किया है, जो हमारी पोजीशन थी वेलवेट की, वो नियरली 783% का हमें विद इन अ वीक गेन मिला उसके अंदर। जो बीट है कॉइन हमारे पास 298% का उसके अंदर हमें गेन देखने को मिला। अगेन ये जो मार्केट की सारी सिचुएशन होती है, जब जिसे कहा जाता है कि ब्लड ऑन द स्ट्रीट होता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इसके अलावा फर्दर फराज भाई से भी डिस्कशन करेंगे टेक्निकली। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि जून का जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे भी जब हमारी 2022 के अंदर बॉटम्स डिसाइड हो रही थी, तब भी हमने ये देखा था कि जून के अंदर हमें एक फॉल देखने को मिला था। वो रफली फर्स्ट वीक ऑफ जून ही था, 6th ऑफ जून को अगर हम मोर स्पेसिफिकली कहें। इस बार भी ऐसा ही हुआ है हमारे पास, जो जून का हमारे पास फर्स्ट वीक आया, ब्लड बाथ देखने को मिला क्रिप्टो मार्केट के अंदर, स्पेशली बिटकॉइन, इथेरियम, और उसने फिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट किया बाकी मार्केट के अंदर भी। थोड़ा-सा अगर हम नीचे देखते हैं तो जो ब्लैक रॉक का एक्यूमुलेशन ज़ोन है, जहाँ पे उन्होंने पोस्ट ईटीएफ एक्यूमुलेशन काफ़ी ज़्यादा की थी, वहाँ पे उनकी अगर हम ईटीएफ्स के फ्लोज़ को देखते हैं तो एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो हमारे पास नियरली आती है 40,000 के ज़ोन से लेकर 49,000-48,000 ज़ोन।
तो ये उनका अकोमोडेशन ज़ोन है, यानी कि यहाँ पे उनकी एवरेज बाइंग प्राइस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से माइक्रो स्ट्रैटेजी ने जो बिटकॉइन को एक्वायर किया, उनकी बाइंग प्राइस नियरली 76-75,000 के करीब है। तो वो एक तरह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आई थिंक $9 बिलियन के अनरियलाइज्ड लॉस के अंदर माइक्रो स्ट्रैटेजी चल रहा है। बट एनीवेज़ ये हमारे पास बड़े क्रूशियल पॉइंट पे टेक्निकली फ्रांस भाई भी इसको कवर करेंगे और हमारे लिए हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स लेके आएँगे। ऑन द सेम वे अगर हम इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम भी अपनी मल्टी ईयर की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है। फंडामेंटली कहीं भी कोई उस तरह से इश्यूज़ नहीं हैं, नेटवर्क के अंदर भी कहीं कोई फ्लॉज़ नहीं है, कहीं कोई बग्स नहीं हैं। बैकएंड पे सिस्टम को डिफरेंट बैंक्स जो हैं उसी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन अपनी ब्लॉकचेन बिल्डअप कर रहा है। अगेन मेन चीज़ आती है सेंटिमेंट की। जब ओवरऑल सेंटिमेंट डाउन होता है, तो फिर चाहे फंडामेंटली भी चीज़ें क्यों ना बेहतर हों, वो चीज़ उस तरह से नहीं मार्केट के सामने आ रही होती। तो ये वेल्वर में बीट की बात कर रहा था जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अगेन बुल एंड बेयर की कंप्लीट लड़ाई चल रही है, तो देखते हैं कि कौन जीता है। ओवरव्यू देखें तो $2.26 ट्रिलियन डॉलर्स का करंट मार्केट कैप हमारे पास चल रहा है और जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है नियरली 56% है। अगर हम थोड़े से देखें जो रीसेंट फंड रेज़ हुए हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, कुछ प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो रहे हैं हमारे पास, क्योंकि जब मार्केट अनसर्टेन होती है तब प्रोजेक्ट्स थोड़े से अपना हाथ रोक लेते हैं। लेकिन जब मार्केट थोड़ा-सा सेटल डाउन होने को आती है या फिर ऐसा लगता है कि बॉटम्स के करीब-करीब है, अप्रॉक्सिमेटली कुछ उसी ज़ोन के अंदर है, तो फिर नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो हमें सिग्नल प्लस एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक अच्छी $50 मिलियन की फंडिंग रेज़ हुई है। इसके अलावा कॉइन वन जो है वो नियरली $53 मिलियन की फंडिंग रेज़ की गई है। ईटीएफ ट्रैकर अगर मैं इस वीक का देखता हूँ, तो इस वीक अच्छा चेंज देखने को मिला। ये पूरा वीकली चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं। नियरली 5% इंक्रीज़ हुआ है ब्लैक रॉक की ईटीएफ्स में। उन्होंने ईटीएफ्स को बाय किया है। अगेन यहाँ पे जो ईटीएफ बाइंग हो रही है, ये रिटेलर्स की तरफ से हो रही होती है। इंस्टीट्यूशंस में भी अपने एंड से या अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में अलग से बाय करते होंगे, बट ये प्योरली जो ईटीएफ्स हैं, वो रिटेलर्स के बाइंग पोज़ीशंस पे होती है। फिडेलिटी अगर हम जाएँ और ग्रेस्केल जाएँ, इन्होंने भी नियरली 5% इंक्रीज़ किया है इस पूरे वीक के अंदर। टॉप मूवर्स या टॉप लूज़र्स की अगर हम बात करते हैं इस वीक के अंदर, तो हम देखते हैं कि ई-स्पोर्ट्स और वेलवेट वेलवेट जैसे मैंने कॉल भी दी थी, तो ई-स्पोर्ट्स देखिए नैरेटिव ड्रिवन मार्केट है काफ़ी ज़्यादा। तो हमारे पास वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का उसका एक नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो जितने भी गेमिंग कॉइन स्पेशली फुटबॉल से रिलेटेड जो होंगे, इसके अलावा जो फैन टोकन्स होंगे वो आगे वाले आने वाली वीडियोज़ भी मैं कुछ बनाऊँगा जब हमारे पास ये वर्ल्ड कप चल रहा होगा, तो हमें ये देखना होगा। तो ई-स्पोर्ट्स इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा रैली इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास चल रहा है। सेक्टर्स की अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स जो हैं यहाँ पे हमें रेड पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज़ सेक्टर्स जो है, यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज़ ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर इसमें फर्दर हम देखते हैं कि कौन-सा प्रोजेक्ट इस सेक्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे पास डेक्सी आता है, DEXE जो कि बहुत अच्छा कर रहा है। इसके अलावा सेफपाल ये भी अच्छा कर रहा है। अब इनको प्ले करने के 2 तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये डेक्सी और सेफपाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जब इनमें रिट्रेसमेंट आए और ये पूरा वीकली आपके लिए प्लान में लेके आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट जब भी इनके अंदर रिट्रेसमेंट आए, तो वहाँ पे आप इनमें बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ को देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एसएल और टीपी के साथ, क्योंकि जब तक मार्केट एक अनसर्टेन थोड़े से ज़ोन में होती है कि बॉटम डिसाइड हो रही होती है टॉप, तब हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस वहाँ पे रहना चाहिए। तो हम कॉशियसली बुलिश इस सिनेरियो को करंटली हम कह सकते हैं। और वर्स्ट परफॉर्मेंस में हमारे पास हीलियम आ रहा है जो डीप इन का सेक्टर है। अब ये 40% अगर गिरा हुआ है, तो यहाँ पे हमें स्मॉल टाइम फ्रेम्स के अंदर 5 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर, 1 आवर के अंदर अच्छी बाइंग की स्कैल्पिंग ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि कभी भी कोई प्रोजेक्ट जो है, कभी भी कोई चार्ट एक स्ट्रेट अवे नीचे या ऊपर नहीं जा रहा होता। मार्केट मेकर्स की अगर हम होल्डिंग्स देखते हैं, तो हमारे पास विंटरम्यूट करंटली $612 मिलियन की होल्डिंग कर रहा है। जीएसआर के पास 55 मिलियंस हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा चंक करंटली भी इन्होंने अपने जो स्टेबल कॉइन्स हैं यूएसडीसीज़ में या यूएसडीटीज़ में रखा हुआ है। जीएसआर ने नियरली 12% अपना पोर्टफोलियो अभी भी कैश में रखा हुआ है। बाकी 36% उनका बीटीसी के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे और विंटरम्यूट ने सबसे ज़्यादा अपना जो मार्केट कैपिटल है, वो इन्वेस्ट जो किया हुआ है, वो हाइप में किया हुआ है और आज की हमारी जो टेक्निकल पिक में हाइपर लिक्विड भी हमारे पास यहाँ पे आएगा। इसके अलावा एम्बर ग्रुप के पास अगेन वो भी कैश में बैठे हुए हैं। बिटकॉइन की होल्डिंग इनके पास उस तरह से नहीं है। नियरली 34% $30 मिलियन वो कैश पे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। डीडब्ल्यूएफ लैब बहुत बड़ा मार्केट मेकर है। अगेन जो है वो 25% करंटली वो कैश पे बैठे हुए हैं, अभी वेट कर रहे हैं। इनसाइडर सेलिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जिस पे इनसाइडर सेलिंग्स हमें काफ़ी देखने को मिली हैं।
अगर आपके पोर्टफोलियो के ये पार्ट थे तो उसकी ये रीज़न होती है जो अभी डेटाबेस से मुझे मिली है। इसमें आप देख सकते हैं अगर आपने अपनी पोजीशन कॉस्ट आउट करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर और भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। टोकन अनलॉक्स की बात करते हैं तो इस वीक में सबसे जो बड़े अनलॉक्स हमारे पास आने वाले उसमें 14.3% 14.3 मिलियन डॉलर्स के कॉनेक्स आ रहे हैं। तो अगर आपके पास हैं तो आपको थोड़ा-सा कॉशियस उसमें होना चाहिए। स्पार्क कॉइन जो है वेडनेसडे 17th को 18 मिलियन डॉलर्स के आ रहे हैं और उसके बाद लेयर 0 जो है वो 21 मिलियन। तो लेयर 0 के सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे टोकन अनलॉक्स आ रहे हैं। अगेन ओज़िन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। फर्दर डेवलपमेंट्स की बात करें तो एक सेशन करेंगे मे बी स्कूल के ऊपर होगा या यूट्यूब के हमारी इसी यूट्यूब पे या फिर ज़ूम का सेशन वो अनाउंस किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान में जो बजट में जो चीज़ें आई क्रिप्टो से रिलेटेड वो डिस्कस मैं करूँगा आपके साथ। मोटी-मोटी चीज़ें ये है कि 15 टू 30% की रेंज में हमारे टैक्स ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ें आएँगी, जो क्रिप्टो के आपके एसेट्स हैं उस पे जो टैक्सेशन होगी। जो टैक्सेशन होगी वो गेन्स होगी ट्रांज़ैक्शंस पे और जो डिजिटल एसेट्स। अब डिजिटल एसेट्स में आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिप्टोज़ यानी कि कॉइन्स नहीं आएँगे। उसके अंदर में भी अगर आप डिजिटल एसेट इन द फॉर्म ऑफ एनएफटीज़ कर रहे हैं या कोई और टोकन्स हैं आपके पास, तो वो भी इसके अंदर शामिल किए जाएँगे। जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो सेक्शन 37 जो मेनली पी वाला क्योंकि इसको देख रहे हैं, लेकिन अगेन हम एक पूरा इसके ऊपर सेशन करेंगे। उसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो चेंजेस हैं टैक्स की, ये आप पर किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपकी एक सैलरी ब्रैकेट है या आपकी एक बिज़नेस ब्रैकेट है प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको सीजीडी उसके ऊपर देना पड़ रहा है, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्लस जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का जो पोर्टफोलियोज़ होगा उसमें कंपनीज़ को एस्टेब्लिश करना ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक कंपनी ओपन करें, तो वो एक सॉर्ट ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो आपको मैं शेयर करूँगा। इसके बाद कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं इन मार्केट्स के अंदर, तो मैं आपसे शेयर करूँगा। और ये थोड़ा-सा मुझे इसलिए एक्सपीरियंस है क्योंकि 2017-2018 में जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लीगलाइज़ हो रही थी, तो तब भी ये चैलेंजेस थोड़े-से फेस करने आते हैं, टैक्सेशन वगैरह के बारे में अगर हम बात करते हैं। तो फिर अगर हम पहले से ही कुछ चीज़ों को स्ट्रक्चर लेके चलेंगे तो ईज़ी हो जाता है उसके बाद में। ये हमारी आज की ट्रेड आइडियाज़ में फाइनल पिक्स हमारे पास हाइपर लिक्विड है, इथीना है, सीओएआई है, एक्सपीएल है, इंजन है और ट्रम्प है। ट्रम्प ने बहुत ज़बरदस्त रैली दी है, ट्रम्प कॉइन ने एक्चुअली वो मीम कॉइन है, हम सब जानते हैं उसको। लेकिन ट्रम्प की क्योंकि 80th बर्थडे आ रही है, 80 साल के वो होने वाले हैं, तो अगेन जैसे अभी मैं ई-स्पोर्ट्स की बात कर रहा था कि फुटबॉल का नैरेटिव है, तो इसलिए ट्रम्प के नैरेटिव में हमें एक रैली अच्छी खासी उस पे देखने को मिली है। तो मे बी आप रिट्रेसमेंट पे थोड़ा-सा उसको बाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज हमने जो मेजर चूज़ किए हैं उसमें हाइप और इथीना चूज़ किया हमने। तो अभी चलते हैं फराज भाई की तरफ और फिर फराज भाई से कंप्लीट आउटलुक लेते हैं। जी फराज भाई। जी सलमान, हाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 आवर का मेरे पास चार्ट है। बहुत अच्छी इसने रैली की, $38 से बढ़ता हुआ 75 ऑलमोस्ट डबल हो गया था और ज़्यादा टाइम में नहीं हुआ। ये मई के मंथ में ही इसने अपनी क्या कहते हैं 2x किया इसको। एंड देन उसके बाद ये ड्रॉप होता हुआ इस टाइम 50% और 61% की रिट्रेसमेंट जो गोल्डन पॉकेट कहते हैं जिसको, वहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना के अब ये बढ़ना शुरू हो रहा है। सो सपोर्ट के ऊपर बाय करें 57 के अराउंड विद द एसएल ऑफ 52 और फिर इसके जो टारगेट्स हैं वो हम आए कर सकते हैं 64 और 67 के। सो ओवरऑल एक बाउंस इसमें ड्यू है जो हमें नज़र भी आ रहा है यहाँ पे, तो इन टारगेट्स को स्टॉप लॉस के साथ हम आए कर सकते हैं। दूसरा जो आपने सेटअप बताया ईएनए का, इसके ऊपर हम मैं थोड़ा सा बेयरिश साइड प्ले करूँगा इसको। अच्छा, इस सेटअप को देखें तो बहुत ही बड़ी बेयरिश ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। ये 0.1182 से ड्रॉप होता हुआ 0.07 हो गया और अब अगर इसकी रिट्रेसमेंट देखें 38% की जो आ रही है और जो रेजिस्टेंस एरिया है मेरे ख्याल में यहाँ पे सेल अटेम्प्ट या शॉर्ट कर सकते हैं 0.0850 के करीब और इसका एसएल जो है 0.0950 बनता है। फिर से आए करें कि ये वाले जो टारगेट्स हैं 0.0740 के जाके इसको हिट कर जाएं। सो ओवरऑल बेयरिश ट्रेंड में चल रहा है, सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 0.0940। सो फिर एक्सपेक्ट यही करें कि एक दफ़ा ये दोबारा से नीचे आए, सपोर्ट को फिर से टेस्ट करें। जी बिल्कुल सलमान, मुझे लग रहा है कि ये जो BTC का ये वीकली चार्ट है यहाँ पर और जो इसकी पूरी रैली हमने देखी है वीकली चार्ट के ऊपर 14,700 से लेकर जो ये इसने हाई बनाया है 127 का, ये उस गोल्डन पॉकेट जोन के अंदर आया है और यहाँ पे आके इसने वीकली के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस बना दी जो कि एक अच्छा साइन है। मेरे ख्याल में ये बॉटम पर ही है, इसके आसपास बस इतना ही है 59,632, ये मेरे ख्याल में लग गया है।
देखना ये है या बाय ऐसे करना है, इसको कम से कम नज़र में रखें। और नज़र में रखने का तरीका ये कि वीकली कैंडल आपकी जो है, यानी कि संडे को ये अगर वीकली बेसिस पे कहीं क्लोज हो जाता है 64,260 250 के करीब या 65 के करीब, सो यहाँ पे ये बुलिश कैंडल एक अच्छा साइन होगा कि ये जितनी इसकी सेलिंग यहाँ पे नज़र आई ये एब्जॉर्ब हो गई और विद द डाइवर्जेंस। सो इसने पहले भी इसी तरह की डाइवर्जेंस बनाई थी इस जगह पे अप्रैल 2024 में, और डाइवर्जेंस बनाने के बाद फिर ये इसी तरीके से रैली कर गया था। मुझे लग रहा है कि बॉटम है और वीकली कैंडल की क्लोजिंग मैटर करती है। अगर ये अच्छी क्लोजिंग आ जाती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ फिर 58,000 रखें, थोड़ा सा क्वेश्चन दें जो भी लो डिफाइन हुआ है उसका, और एक्सपेक्ट ये करें कि यहाँ से दोबारा बढ़ना शुरू हो और आने वाले टाइम पे जो कि इसके साइकिल्स के हिसाब से बनते हैं, तकरीबन आने वाले टाइम के 60 वीक्स और के करीब ये जाके दोबारा से 1,15,000 1,20,000 को जाके टेस्ट करे। सो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे मेरे ख्याल में अब रिवर्सल्स के ऊपर अटेम्प्ट करना चाहिए, या जिसके पास ऊपर की पोजीशंस हैं वो ज़रूर इसकी वैल्यू बाइंग अप करना शुरू कर दे। दूसरा, इथेरियम के ऊपर भी कुछ अच्छे सिग्निफिकेंस मुझे इंडिकेशंस मिली हैं। एक तो बहुत ही बड़ी मंथली ट्रेंड लाइन आ रही है और मंथली ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट मिली है मंथली चार्ट के ऊपर, और इस मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है जो कि बहुत ही अच्छा साइन कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे प्राइस एक्शन हाई लो डिफाइन कर रही होती है, RSI नीचे जा रहा होता है। सो मंथली चार्ट्स के ऊपर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की सिग्निफिकेंस हमें नज़र आती है, और यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि ये ट्रेंड लाइन की अच्छी सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, और जो इसका मंथली लो था जो अप्रैल 2025 का था वो ब्रेक नहीं हुआ। अगेन ये भी बहुत अच्छा साइन है, इसी वजह से यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है। सो मेरे ख्याल में इथेरियम भी यहाँ पे अच्छा वो कर गया। इसके लिए भी यही कंडीशन होनी चाहिए कि वीकली कैंडल आपकी जब भी कोई ग्रीन क्लोज हो, अभी तक तो SH आज हम फ्राइडे की रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं नज़र आ रहा है ऐसा, लेकिन अगर सैटरडे संडे विद थिन वॉल्यूम्स के साथ भी यहाँ पे ग्रीन बार बन जाती है और इसकी क्लोजिंग कहीं $1,800 के करीब आती है, तो मेरे ख्याल में ये भी फिर बॉटम आउट कर गया है। सो अच्छे ये लेवल्स हैं वैल्यू बाइंग के लिए। जो लोग यहाँ पे करना चाहते हैं बाय, मेरे ख्याल में दोनों बहुत अच्छे लेवल्स पर हैं, अच्छी वैल्यू बाइंग यहाँ पे बन सकती है, और जो एसल्स बताए हैं काइंडली उसको फॉलो करें। चलिए, परफेक्ट हो गया। अच्छा, मैं लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगेन आपने बजट की सारी डिटेल देखनी होगी तो इस आर्टिकल के ऊपर आप लोग आ सकते हैं। ये बुल्स एंड बियर्स के नीचे हम आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे। अभी के लिए जैसे ही हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था मैं वेट कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी के ऊपर क्या फाइनल विद होल्डिंग टैक्स जो है आएगा, या टैक्स क्या बात करती है गवर्नमेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, प्रॉपर्टी परचेज विद होल्डिंग टैक्स स्लैश फ्रॉम 2.5% टू 1.25% फॉर टैक्स फाइलर्स, तो ये अगेन एक बहुत बड़ा इंसेंटिव हो गया है कि आपका 50% जो है उन्होंने कम कर दिया है यहाँ पे। सो दिस मीन्स कि रियल स्टेट जो आपकी आने वाले वक्त के अंदर परफॉर्म कर सकती है, और इसके साथ जो आपके सीमेंट्स और स्टील, इसके अंदर भी एक अच्छी जंप आएगी। ठीक है, फिर इसके साथ अगर आप देखें यहाँ पे सुपर टैक्स जो है ये भी रिलीव कर दिया गया है, ये भी काफी हद तक सिनेरियो आपका बेहतर हुआ है सिनेरियो। तो इस टाइम पे बजट जो है हमारे लिए एक अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा साबित हुआ है। बाकी जो है एक डिटेल में जाके हम बाद में देखेंगे कि एक सेक्टर के ऊपर कैसा इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, चलें, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो अगेन आप लोग जो इनिशिएटिव हमने सरमाया के ऊपर लिए हैं वो जाके आप देखिए, और अगर आप कुछ से सीखना चाहते हैं तो अगेन ट्रेनिंग्स की रजिस्ट्रेशन एक 10 दिन तक हमारे बंद हो जाएगी, तो स्पॉट्स लिमिटेड है, तो अगेन आप लोग रजिस्टर भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से, एंड सलमान की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।